तो आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। एक बार सब लोग थम्स अप दे दें चैट सेक्शन में इफ यू आर ठीक है। तो आज का जो सेशन है ना, एज आई सेड, आज का जो सेशन होगा दैट वुड बी आई विल बी टेकिंग आउट ऑन पेन टैबलेट। आज थोड़ा हम लोग को ज़्यादा वी वुड हैव टू डिस्कस ग्राफिकली कई चीज़ों को डिस्कस करना होगा, इसलिए आई हैव डिसाइडेड ऑफ टेकिंग दी सेशन ऑन अ पेन टैबलेट टुडे, है ना। और आप लोगों को मैंने पूरी प्लेलिस्ट फॉरवर्ड कर रखी है ऑलरेडी, सो यू शुड ऑल बी रेफरिंग टू द प्लेलिस्ट ऑफ द रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑल्सो। तो एक ना सबसे पहले क्विक रिकैप कर देते हैं बाय द टाइम अदर्स ज्वाइन इन। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं ऑफ व्हाट वी हैड स्टडीड ऑलरेडी इन आवर प्रीवियस क्लासेस, ठीक है। सो सबसे पहली बात है कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में, या आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, पिछले लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में बात की थी, याद है कि नहीं? ये हमने टाइप्स ऑफ फंक्शंस की बात की थी, जहाँ पे हमने देखा था कि बेस्ड ऑन द मैपिंग डायग्राम, अगर हम मैपिंग डायग्राम की बात करें तो मैपिंग डायग्राम के बेसिस पे जो हमारे पास जितने भी फंक्शंस हैं वो दो प्रकार में या दो टाइप में बांटा जा सकते हैं। कैन लेट मी नो इन द चैट सेक्शन वो कौन से दो टाइप्स हैं जिनमें हम लोग डिवाइड कर सकते हैं फंक्शंस को बेस्ड ऑन द मैपिंग डायग्राम, है ना। तो मैपिंग डायग्राम के बेसिस पे आप लोग अपने रिप्लाईज चैट सेक्शन में लिखते जाना। सो वन इज 1 to 1, वेरी गुड, 1 to 1, और दूसरा है many to 1, ठीक है ना। तो हम 1 to 1 और many to 1 के बेसिस पे वी कैन डिवाइड द टाइप्स ऑफ फंक्शन बेस्ड ऑन मैपिंग डायग्राम। उसके बाद हमने देखा था कि रेंज और कोडोमेन के बेसिस पे भी हम फंक्शंस को दो स्टाइल में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट का नाम है ऑन टू फंक्शंस और दूसरे का नाम होता है इनटू फंक्शन। नाउ जो 1 to 1 फंक्शंस होते हैं उनको हम लोग स्पेसिफिकली इंजेक्टिव भी बोलते हैं, और जो ऑन टू फंक्शंस होते हैं उनको हम सरजेक्टिव भी बोलते हैं। और अगर एक फंक्शन है जिसके अंदर दोनों खासियतें हैं, वो इंजेक्टिव भी है और सरजेक्टिव है, दोनों खासियतें हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव। ये बाइजेक्टिव की क्या अहमियत है वो आगे चलकर हमें पता चलेगा कि बाइजेक्टिव की हमारे क्या अहमियत है, वो हमें अगले सेशन में पता चलेगा। नॉनदलेस आज का जो हमारा पूरा का पूरा गोल है वो ये है कि हम फंक्शंस को एज ग्राफ पढ़ने की कोशिश करेंगे, है ना। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने फंक्शन को मैपिंग डायग्राम के बेसिस पे पढ़ने की कोशिश की थी। तो मैं अगर आपको ओवरऑल बताना चाहूँ तो जो फंक्शन चैप्टर है उसको हम बेसिकली 3 रीटेक्स में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो उसको हम इनिशियली जब पढ़ना शुरू करते हैं तो उसकी रिश्ता हम रिलेशन से ढूंढते हैं। तो स्टार्टिंग में जब हम पहली बार हम फंक्शंस को पढ़ते हैं, या पहला लेक्चर जो हमने लिया था उसमें हम मैपिंग डायग्राम को ज़्यादा अहमियत देते हैं। वंस वी मूव फॉरवर्ड, उसके बाद आज के लेक्चर की तरह जैसे हम लोग उसको ग्राफिकली समझेंगे। हम लोग आज विल सी कि कैसे हम फंक्शन को ग्राफिकली एनालाइज कर सकते हैं, कि फंक्शन में डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, उस फंक्शन का 1 to 1 या मेनी टू 1 कैसा होता है, उसको हम ग्राफिकली एनालाइज करेंगे। कुछ बेसिक फंक्शंस देखेंगे और उनके ग्राफ्स देखेंगे। एंड फाइनली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर एंड मे बी इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑल्सो हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने डिस्कशन को, जहाँ पर हम लोग एल्जेब्रिक डिस्कशन करेंगे, है ना। आज के लेक्चर में हम लोग शुरुआत कर देंगे, विल बी डूइंग एन एल्जेब्रिक डिस्कशन ऑफ फंक्शंस। याद रखना, मोटा मोटा हमें डिस्कशन तो वही सारी चीज़ों का करना है, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, है ना, इन्हीं चीज़ों का डिस्कशन करना है। और फिर फंक्शन को कैटेगराइज करना है कि वो किस प्रकार का है, 1 to 1 है, मेनी टू 1 है, ऑन टू है कि इन टू है। पर लेकिन हमारे जो सोचने का स्टाइल होगा वो अलग अलग होगा। और आपको बता दूं, इसमें जो ग्राफिकल एनालिसिस है जो आज हम करने वाले हैं वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फंक्शन जो है बहुत ऐसा देखा जाए तो इट्स नॉट ए इजी टॉपिक, इवन दो कैलकुलस की शुरुआत में आता है, पर फंक्शन इज समथिंग जहाँ पर आपको बहुत इंटेंस नॉलेज होनी चाहिए ग्राफ्स की भी। क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो फंक्शन का एनालिसिस ग्राफिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अपन शुरुआत करते हैं, कई सारे लोग आ चुके हैं हम, तो विल स्टार्ट। सो हमें आपके सामने आई हैव जस्ट डिस्प्लेड व्हाट एग्जैक्टली इज अ फंक्शन। यू ऑल नो व्हाट इज अ फंक्शन मैथमेटिकली अगर देखा जाए। सो मैथमेटिकली फंक्शन इज एन एक्सप्रेशन और अ रूल, है ना। व्हाट इज फंक्शन? इट इज अ एक्सप्रेशन और अ रूल, या जिसको हम कह सकते हैं कंडीशन है, दैट डिफाइंस अ रिलेशन बिटवीन वन वेरिएबल एंड द अदर वेरिएबल। जो पहला वेरिएबल होता है उसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं एक्स, और जो दूसरा वेरिएबल होता है उसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं वाई। आप सब लोगों ने शायद डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ ली होगी एक बार। तो फंक्शन क्या है बेसिकली? इट इज बेसिकली अ एक्सप्रेशन और अ रूल दैट रिलेट्स a relationship, yeah, which defines a relationship between two variables। अब ध्यान देखो, एक वेरिएबल को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरे को वेरिएबल को हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। जनरली हम कहते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स। यहाँ पे जो x और y हैं ये हमारे दो वेरिएबल्स हैं। तो अगर मैं कोई रिश्ता लिखूँ,
है ना, अनलाइक यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, पर मैं एक बहुत ही सिंपल सा रिश्ता देता हूँ। सपोज y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो आप देख सकते हो ये एक कंडीशन है, ये एक एक्सप्रेशन है जो रिलेट करती है दो वेरिएबल्स को, x को और y को। इन दो वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, और अक्सर वो क्या होता है, x। क्योंकि जनरली आपने देखा होगा जब भी आप इस ग्राफ को इस रिलेशन के अंदर या इस फंक्शन के अंदर आने वाले ऑर्डर्ड पेयर्स चुनने की कोशिश करते हो, तो आप क्या करते हो, एक्स और वाई का टेबल बनाते हो ना, पहले किसकी वैल्यू डालते हो, एक्स की। जैसे आपने एक्स को जीरो डाला, बताओ एक्स को अगर आप जीरो डालोगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, जीरो प्लस वन वन। तो जनरली क्या होता है, हम एक्स को पहले पुट करते हैं और करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू निकालते हैं, है कि नहीं। यस लिख दो चैट सेक्शन में। जैसे मान लो मैंने अगर एक्स को टू डाला, तो अगर मैंने यहाँ पे एक्स को टू डाला तो बताओ वाई क्या आएगा, एक्स को अगर मैंने टू डाला तो बताओ वाई क्या आएगा, वन, है ना। तो सॉरी थ्री, तो एक्स को टू डालूंगा तो वाई आएगा थ्री। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू डालते जा रहे हो और करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू निकालते जा रहे हो। इसलिए इस एक्सप्रेशन में, और अक्सर जनरली हम लोग क्या कहते हैं, एक्स एंड वाई आर द टू वेरिएबल्स। ध्यान सुनना, एक्स एंड वाई आर द टू वेरिएबल्स, पर एक्स इज जनरली, एक्स को जनरली संबोधित किया जाता है एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, एंड वाई इज नोन एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसा जरूरी नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं जरूरी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, जैसे मान लो मैं कह दूं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस थ्री, जल्दी बताइए, थोड़ा लॉजिक लगाइए। यहाँ पे इनपुट x है और आउटपुट y है, ये क्यों फीलिंग आ रही है आपको, पहले सोचो इसको, इसे देखो, इस एक्सप्रेशन को देखो और मुझे बताओ ऐसी क्यों फीलिंग आ रही है कि अगर मैं उन ऑर्डर्ड पेयर्स को चुनने की कोशिश करूंगा जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो पहले x डालोगे कि y डालोगे, सोच के बताओ, पहले x डालोगे कि y डालोगे। अगर आप x और y का वो टेबल बनाना चाहते हो, उन ऑर्डर्ड पेयर्स का अगर आप टेबल बनाना चाहते हो जो इस कंडीशन को, इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करते हो, यस सिंपल सी बात है, क्योंकि y की वैल्यू x पे डिपेंडेंट है। अरे लॉजिकल है भैया, x की वैल्यू तुम्हें साफ साफ लग रही है, x की वैल्यू जीरो डालो तो जीरो का क्यूब प्लस थ्री थ्री आएगा, x की वैल्यू वन डालो तो वन का क्यूब वन, वन प्लस थ्री फोर आएगा, x की वैल्यू टू डालो, टू का क्यूब एट, एट प्लस थ्री 11 आएगा। तो आप क्या कर रहे हो, पहले x की वैल्यू डाल रहे हो, फिर करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकाल रहे हो, है कि नहीं। क्योंकि आप ऐसा कर रहे हो, क्योंकि आप ऐसा कर रहे हो, क्योंकि आप ऐसा कर रहे हो, इसलिए x इज नोन एज द डिपेंडेंट वेरिएबल आउट हियर एंड y इज नोन एज, सॉरी x इज नोन एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल आउट हियर एंड y इज नोन एज द डिपेंडेंट वेरिएबल। चलो मैं आपके सामने एक और एग्जांपल पुट कर रहा हूं। सपोज मैं आपको कहूं, ध्यान सुनेगा, सपोज मैं आपको कहूं वाई स्क्वायर प्लस थ्री इज इक्वल टू एक्स। सोच के बताइएगा इस एक्सप्रेशन को देखकर, इस एक्सप्रेशन को सोच के बताइएगा, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है। आप अगर x और y का टेबल बनाने जाओगे तो क्या आप x की वैल्यू पुट करके y निकालने की कोशिश करोगे कि y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे, इस केस में सोच के बताइएगा सब लोग। वेरी गुड, y इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अरे भाई दिखावटी, दिखावे पे मत जाओ, ध्यान से देखोगे तो आप इसको इस तरह लिख सकते हो ना, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस थ्री। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर x और y का टेबल जरूर बनाने की कोशिश करोगे, पहले y की वैल्यू डालोगे जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो प्लस थ्री थ्री, फिर वन डाला x को, y को वन डाला, y का स्क्वायर वन, फोर। तो हो क्या रहा है, अगर हमारे पास, ध्यान सुनिएगा ये चीज, अगर हमारे पास x इन टर्म्स ऑफ y लिखा हुआ है, जैसे यहां लिखा हुआ है x इन टर्म्स ऑफ y, तो इसका मतलब y वुड बी द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x वुड बी द डिपेंडेंट वेरिएबल। और अगर हमारे पास लिखा हुआ है y इन टर्म्स ऑफ x, है ना, y इन टर्म्स ऑफ x लिखा हुआ है, तो फिर हम कहेंगे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और डिपेंडेंट वेरिएबल y है। और सिंबॉलिकली अगर मैं देखूं तो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट इट। ये देखो ना, सिंबॉलिकली वी से y इज इक्वल टू fx, क्योंकि y एक तरफ होता है पूरी तरह से और सारे x की टर्म्स एक तरफ होते हैं, तो y इज अ फंक्शन ऑफ x। यहाँ पर फंक्शन को हम लोग एक मशीन की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, कि नहीं, है ना। नंदरलेस लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो जब भी आपको कहता है y, जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है y इज इक्वल टू fx, और मान लो fx दे रखा है x स्क्वायर, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, ये लीनियर फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन है, आपको ये बेसिक चीजें आती हैं। तो ये जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे शोकेस कर रखा है, बताओ कौन सा टाइप है, पॉलिनोमियल फंक्शन तो है, ये पक्की बात है। अब लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में भी सबसे ईजी वाला क्वाड्रेटिक है। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर जो x है उसे हम एक तरह से इनपुट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो जो हमारे पास अभी मैंने क्या बताया, जो दो वेरिएबल्स होते हैं उनमें से जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि जनरली x होता है, उसे हम एक और नाम से पुकार सकते हैं, वो हमारा एक तरह से इनपुट हो गया। और जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि अक्सर कौन होता है, y, उसे हम आउटपुट की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, वी कैन ट्रीट इट एज आउटपुट। इज दैट क्लियर।
तो अगर मैं कहता हूँ y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी शो क्या रखा है कि जो x होता है y इज इक्वल टू एफ एक्स, प्लीज लुक हियर, इस बड़े से इमेज में देखना, y इज इक्वल टू एफ एक्स, यहाँ पे लिख दूँ y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो जब मैं ऐसा कहता हूँ तो जो x है ना वो मेरा इनपुट है ना, और ये फंक्शन जो है वो बेसिकली, जैसे अभी आपने बोला इसका नाम क्वाड्रेटिक फंक्शन है, वो फंक्शन कुछ भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है। तो अभी थोड़ी देर के लिए हम इसे एक मशीन की तरह ट्रीट करेंगे। तो हम एक इनपुट डालेंगे इस मशीन के अंदर और हमारे पास एक आउटपुट आएगा जो कि एक्स स्क्वायर है, जिसको हम y से डिनोट करते हैं, जैसे लेट अस टेक एन एग्जांपल। लेट अस टेक, जैसे मैंने कहा कि लेट वी आर अबाउट टू ट्रीट फंक्शंस एज अ मशीन, है ना, तो हम थोड़ी देर के लिए फंक्शन को एक मशीन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो हम मशीन के अंदर एक इनपुट डालेंगे, फंक्शन रिलेट्स एन इनपुट टू एन आउटपुट, तो ये अपनी मशीन है। इस मशीन के अंदर हम यहाँ पर एक इनपुट डालने वाले हैं जो कि जनरली क्या होगा हमारे पास x, और उस फंक्शन या उस मशीन के अंदर वह चर्न होके बाहर निकलेगा और वो एक आउटपुट y की तरह बाहर आएगा, ठीक है ना। तो ये जो मशीन है ना वो हमारा फंक्शन है। अब वो मशीन किस तरह से बिहेव कर रही है वो फंक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो आप क्या देख सकते हो, इट्स लाइक अ मशीन दैट हैज अ इनपुट, वो इनपुट हम जनरली किससे डिनोट करते हैं x से, एंड इट हैज एन आउटपुट जिसको हम किससे डिनोट करेंगे y से, है ना। बहुत सिंपल चीजें हैं। फंक्शन का काम है, एक रिश्ता है, एक रिलेशन है जो कि एक इनपुट और एक आउटपुट को रिलेट करता है। जैसे कि अपन एक नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा मैंने एक फंक्शन लिख रखा है। तो मान लो मैं कहूँ y इज इक्वल टू एफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, कौन बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मुझे बताएं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, एफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन। Why am I discussing all this today is that because I've already given you a brief up about this chapter in our earlier 3 lectures. अब मैं चाहता हूं कि आपको ना वर्डिंग समझ में आनी चाहिए। जब कोई कहता है कि लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, है ना, रियल वैल्यूड फंक्शन कहता है, तो इसका क्या मतलब होता है? कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? यस, नहीं, y बिलोंग्स टू r का मतलब नहीं होता, रियल वैल्यूड फंक्शन, ध्यान सुनिएगा, रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब होता है, ध्यान सुनिएगा, रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब होता है कि ये जो फंक्शन है इट इज डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स, रियल वैल्यूड फंक्शन। तो इसके इनपुट भी रियल है और इसका आउटपुट भी रियल है, ठीक है ना। तो देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक मशीन बना रखी है। तो सपोज ये जो फंक्शन है इसको हम एक मशीन की तरह ट्रीट करने वाले हैं यहाँ पर, और इस मशीन के अंदर डोमेन रियल नंबर है, बहुत बढ़िया ये सब। सो हम ना इस मशीन के अंदर इनपुट डालेंगे x और हमारा करस्पॉन्ड आउटपुट आएगा y, है ना, हमारा करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या आने वाला है y। तो हमारा जो करस्पॉन्डिंग आउटपुट आएगा वो y आएगा। जैसे कि लेट अस टेक दिस वेरी वेरी सिंपल फंक्शन आउट हियर। बता सकते हो ये जो फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, सब जानते हो। बताओ लीनियर है, क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है? लीनियर है, क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है? लीनियर है। अच्छा, दूसरा ध्यान सुनना, लीनियर है, बहुत बढ़िया। चलो दूसरी चीज पूछ रहा हूँ, ये मोनोमियल है, पॉलिनोमियल फंक्शन तो है, पॉलिनोमियल में ये मोनोमियल है, बायनोमियल है कि ट्राइनोमियल है? अरे बेटा मोनोमियल है, बायनोमियल है कि ट्राइनोमियल है? मोनोमियल है, क्योंकि इसमें दो टर्म्स है। बहुत बढ़िया बेटा, सब आ रहा है आपको। तो आप देख सकते हो कि हम इस मशीन की जगह कंडीशन डालते हैं x प्लस वन। तो हम यहाँ पर इस मशीन के अंदर एक इनपुट डालते जाएंगे x और यहाँ से उसका आउटपुट निकलता जाएगा y। जो इनपुट जाते हैं उसी को हम किस नाम से पुकारते हैं? डोमेन। जो हमारे इनपुट्स होते हैं उनको हम किस नाम से पुकारते हैं? डोमेन। और जो हमारे आउटपुट्स आते हैं, जल्दी बताओ, उनको चैट सेक्शन में किस नाम से पुकारते हैं? जो हमारे आउटपुट्स आते हैं उनको हम किस नाम से पुकारते हैं? रेंज। बहुत बढ़िया बेटा, सो हम रेंज के नाम से उनको पुकारते हैं। तो दिस इज आवर रेंज, ठीक है। अब मान लो अपन ने इनपुट डाला जीरो, इनपुट डाला जीरो, मतलब अपन ने x की जगह क्या डाला? जीरो, x की जगह जीरो डाला। सो हमारे पास जो रिलेशन है वो क्या है? y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो हमने x की जगह जीरो डाला तो आउटपुट क्या है? वन। फिर आपने इनपुट डाला -3, आउटपुट आया -2। फिर इनपुट डाला आपने 1, आउटपुट कितना आया? 2। बताओ ऐसे कितने इनपुट आउटपुट हो सकते हैं? ऐसे कितने इनपुट्स आप डाल सकते हो? क्योंकि यहाँ पर बहुत स्पेसिफिकली कह रखा है कि इनपुट जो है हमारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो बता सकते हो हाउ मेनी इनपुट्स आर पॉसिबल? हमने तो यहाँ पर इस टेबल में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 इनपुट्स और आउटपुट्स दिखाए हैं। पर कैन यू टेल मी हाउ मेनी इनपुट्स एंड आउटपुट्स कैन बी देयर? इनफाइनाइट। वेरी गुड। तो इनफाइनाइट इनपुट्स और आउटपुट्स हो सकते हैं, हर इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक आउटपुट आएगा। सो यू कैन वेरी वेल सी देयर विल बी इनफाइनाइट इनपुट्स दैट आर पॉसिबल एंड ऑब्वियसली देयर विल बी इनफाइनाइट आउटपुट्स करस्पॉन्डिंग टू देम। अब अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? पिछले लेक्चर्स तक हम लोग इन ऑर्डर्ड पेयर्स को, ये ऑर्डर्ड पेयर्स है ना जो इस इनपुट और आउटपुट को डिनोट कर रहे हैं, इन ऑर्डर्ड पेयर्स को हम मैपिंग डायग्राम में शोकेस कर रहे थे। कैसे कर रहे थे? हम बोल रहे थे कि जो भाई हमारा प्री सेट है जो कि रियल नंबर्स है उसके करस्पॉन्डिंग हम इस तरह से एक ओवल शेप बनाते थे। जो हमारा पोस्ट सेट होता था उसके करस्पॉन्डिंग हम एक
ओवल शेप बनाते थे, यहाँ लिख देते थे ये मेरा रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। अब इनपुट आपने डाला 0, 0 के करस्पॉन्डिंग हमारा आउटपुट क्या है 1। फिर हमने इनपुट डाला -3, इनपुट -3 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या है -2। इनपुट हमने डाला 1, उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या है हमारे पास 2। पर अगर ये गिने चुने कुछ ही ऑर्डर्ड पेयर्स होते, कुछ ही ऐसे रिश्ते होते, तो भैया मैपिंग डायग्राम वुड हैव डन द ट्रिक। मैपिंग डायग्राम से बेटर कुछ नहीं होता। पर ये बात तो पक्की है सर, ऐसे हमारे पास एक दो नहीं इनफाइनाइट हैं, और क्योंकि ऐसे इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर्स हैं जो इस कंडीशन को, इस तरह की दिखने वाली और कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, तो बताइए क्या मैपिंग डायग्राम का प्रयोग करेंगे, किसी और चीज का प्रयोग करेंगे? चैट सेक्शन में बताएं, चैट सेक्शन में जल्दी बताएं, चैट सेक्शन में वुड बी यूज द मैपिंग डायग्राम और वी यूज समथिंग एल्स? यस वी वुड, वी आर वेरी गुड। हम इन सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को मैपिंग डायग्राम में ना शोकेस करके हम इनको ग्राफिकली डिनोट करने की कोशिश करेंगे, और यहीं पर आता है पिक्चर में ग्राफ, है ना। तो आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, आई विल बी डिक्टेटिंग इट, लिख लीजिएगा सिंस अमनदीप आपने एल्स क्या लिखा? एल्स लिख लें, since there will be infinite input and output ordered pairs. Okay Mandeep, since there will be infinite input and output pairs corresponding to this machine, ब्रैकेट में लिखा ना फंक्शन, अभी हम इस फंक्शन को मशीन की तरह ट्रीट करें, corresponding to this function or machine, hence rather than using a mapping diagram, we will denote these infinite ordered pairs on the xy plane, which would result into a graph of this function. अब देखते हैं ग्राफ exactly क्या होता है, which would result into the graph of this function. तो let's move forward. तो आपको यही चीज मैंने अभी लिखवाई है ना, you can very well see कि हमारे पास y is equal to fx is equal to x plus 1 है ना, ये हमारे पास this is what is our function out here. हमने यहाँ पे इनपुट और आउटपुट डाले, और ये हमारे पास कुछ लिमिटेड 3 ऑर्डर्ड पेयर्स आए हैं, है ना। ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा 0,1, ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा -3, -2, ये वाला ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा 1,2। द कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर, है ना। और इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे x, y इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर बना के, है ना। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो बहुत ईजी चीज़ है, ठीक है। इसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। अब ऐसे कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे? इनफाइनाइट। तो हम क्या करेंगे, इन सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को रादर देन ड्राइंग डिनोटिंग ऑन द मैपिंग डायग्राम, हम उनको ग्राफ में डिनोट करेंगे। तो वही चीज लिखिए, रिप्रेजेंटिंग दीज ऑर्डर्ड पेयर्स वी यूज ग्राफ्स, है ना। और हम उनको कहाँ प्लॉट करने वाले हैं? अब एक्स वाई प्लेन पे। तो लेट अस स्टार्ट। सो ये आपके सामने ग्राफ आ गया। तो दिस इज y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू x प्लस 1, ये हमारे पास रिलेशन था। बताओ सबसे पहला आपको मालूम है ना, इस ये एक्स वाई प्लेन है, दिस इज योर एक्स एक्सिस आउट हियर, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, ठीक है ना। इस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे ऑब्वियसली देयर आर हाउ मेनी पॉइंट्स? देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स। एक पॉइंट यहाँ है, 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 और हर पॉइंट का एक एक्स ऑर्डिनेट होता है और एक वाई ऑर्डिनेट होता है। एक्स को हम एब्सिसा बोलते हैं, वाई को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। यहाँ पर हम एक्स को इनपुट बोल रहे हैं और वाई को आउटपुट बोल रहे हैं। अब क्या हुआ, ये जो रिश्ता है इसमें सबसे पहले आपने इनपुट डाला 0 और करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या है 1, तो ऑब्वियसली 0,1 जो कि आउट ऑफ दिस इनफाइनाइट पॉइंट जो इस एक्स वाई प्लेन पे लाई करते हैं, वो अपने आप को हाईलाइट कर लेगा। ये सबसे पहला पॉइंट होगा जो अपने आप को हाईलाइट करेगा, बोलेगा भैया देखो मैं इस रिश्ते को, इस फंक्शन को सेटिस्फाई करता हूँ, है ना। ऑब्वियसली यहाँ पर एक और पॉइंट होगा, मान लो 0,0 भी यहाँ पर एक पॉइंट है, पर 0,0 इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि जब आप इनपुट 0 डालोगे तो आउटपुट 0 नहीं आएगा, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। सो आउट ऑफ द इनफाइनाइट पॉइंट्स दैट आर देयर ऑन द एक्स वाई प्लेन, दिस इज वन ऑफ द पॉइंट्स दैट आर सेटिस्फाइंग इट, है ना। इस पॉइंट 0,1 है। फिर और कोई पॉइंट दिखा अपने को, यस -3, -2 वाज द नेक्स्ट पॉइंट, तो उसको भी हमने प्लॉट किया। ये दूसरा पॉइंट है ऐसा, ये पहला था, ये दूसरा था, ऐसे और भी तो होंगे, यस। तो एक एक करके अगर मैं सारे उन पॉइंट्स को देखूंगा तो ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। इन इनफाइनाइट पॉइंट्स को अगर मैं
एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ऐसे प्लॉट करना चालू करूंगा तो ये मालूम होगा ये तो मैंने कुछ बहुत ही बेसिक से, जैसे x को 3 डालोगे तो y 4 आएगा, x को 2 डालोगे तो y 3 आएगा, ऐसे मैंने कुछ पॉइंट्स को डिनोट कर रखा है, पर दिल भी इनफाइनाइट जो कि सटे 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 होंगे, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ऐसे सटे सटे होंगे। और वो इतने सारे होंगे कि जब आप ऊपर से इनको देखोगे, ऊपर से आप इनको देखोगे तो द काइंड ऑफ ग्राफ दैट यू विल गेट, इनका जो कलेक्शन होगा, द कलेक्शन ऑफ दीज पॉइंट्स, ऊपर से देखोगे, जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को अगर हम सैटेलाइट से देखते हैं ऊपर से तो वो एक लाइन की तरह दिखती है कि नहीं? पर क्या वो लाइन है? नहीं, वो तो एक ब्रिक्स का कलेक्शन है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज अ कलेक्शन ऑफ ब्रिक्स। वो तो इतनी बड़ा कलेक्शन है और एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में है कि जब हम उसको ऊपर यूनिवर्स से देखते हैं या सैटेलाइट से देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है वो लाइन है। तो उसी तरह से ये जो लाइन है ना, ये लाइन नहीं, ये कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। और जब इन कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स को आप ऊपर से देख रहे हो, सैटेलाइट व्यू या बहुत सटे सटे हैं, तो आपको क्या नजर आ रहा है? इसका शेप नजर आ रहा है। और ये जो शेप है ना, ये जो शेप है उसी को हम ग्राफ कहते हैं, इसी शेप को हम ग्राफ कहते हैं। इज दैट क्लियर? प्लीज लेट मी नो अगर आपको ये कहानी समझ में आ गई। अब देखो, एक बार SOW सब लोग लिख दीजिएगा। ये जो शेप बना इसी को हम ग्राफ कहते हैं। और ऑब्वियसली वी ऑल नो फ्रॉम आवर बेसिक क्लास 10th नॉलेज कि ये जो है हमारा लीनियर फंक्शन था, और जो लीनियर फंक्शन होता है उसका जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट आई एम अबाउट टू डिस्कस हियर इज वेरी वेरी बेसिक, और वो है कि जो ये जो शेप बना है ना, ये जो शेप बना है हमारे पास, जो कि क्या है? स्ट्रेट लाइन। इस शेप को हम दो नाम से पुकार सकते थे, कर्व, कर्व वर्ड भी तो यूज करते हैं हम, कर्व या फिर ग्राफ। कई बार स्टूडेंट्स इन दोनों वर्ड्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार स्टूडेंट्स इन दो वर्ड्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। कर्व और ग्राफ में कंफ्यूजन होता है बहुत ज़्यादा। वैसे तो अगर आप किसी लेमैन से पूछोगे और सिंपल लैंग्वेज में बात करोगे तो दोनों एक ही चीज़ होती हैं भाई। स्ट्रेट लाइन भी एक कर्व ही है, वो अलग बात है इसकी स्लोप कांस्टेंट है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में इसलिए आ रही होंगी क्योंकि हम लोग ये सब चीज़ें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं, है ना? ये सब चीज़ें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं। तो आपको मालूम है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये कर्व ही है, इसकी स्लोप कांस्टेंट है। बट आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि कर्व और जो ग्राफ वर्ड है, ये मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है? कितने लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? बस एक बार थम्स अप दे दो। तो द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर अबाउट टू सी इज दैट व्हाट इज द माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन कर्व एंड अ ग्राफ। थम्स अप दिया, रोहन ने दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। So obviously this was the line, this was the straight line, है ना? जैसे मैंने कहा था, this is the straight line which is corresponding to the function fx is equal to x plus 1, जिसका डिस्कशन हम कर रहे थे। याद रखना, जो इनपुट है वो x एक्सिस पे डिनोट करते हैं और जो आउटपुट fx है उसे हम y एक्सिस पे डिनोट करते हैं। इसलिए इस एक्सप्रेशन fx is equal to x plus 1 को हम लोग क्या और लिख सकते हैं? y is equal to x plus 1 भी लिख सकते हैं। इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। सो एक काम करते हैं, कुछ बेसिक फंक्शंस के पहले कुछ बेसिक एल्जेब्रिक फंक्शंस के ग्राफ को सोचते हैं। तो सबसे पहला जो बेसिक फंक्शन मैंने यहाँ पे रख रखा है वो रख रखा है y इज इक्वल टू एक्स। अभी याद रखना, हमारा एक डिस्कशन थोड़ा अधूरा रह गया है और वो डिस्कशन है कि कर्व और ग्राफ के बीच में क्या अंतर है, उस पर हम लोग आएंगे। पर सबसे पहले क्योंकि हमने अभी प्लॉटिंग सीखी तो ये जो हमारे बेसिक फंक्शंस उनको देख लें। दिस इज योर फर्स्ट बेसिक फंक्शन, बेसिक एल्जेब्रिक फंक्शन। ध्यान देखो मैंने हेडिंग क्या दे रखी है, बेसिक एल्जेब्रिक फंक्शन। तो आप लोग भी हेडिंग डालिएगा, ग्राफ ऑफ सम बेसिक फंक्शन, जिनमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एल्जेब्रिक फंक्शंस। इनमें कौन कौन से आने वाले हैं? लीनियर फंक्शन, इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये हमारे लीनियर का भी सबसे बेसिक है। फिर है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जिसको हम एक और किस नाम से पुकार सकते हैं? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्वाड्रेटिक हो गया। फिर आने वाला है वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, या फिर जिसको हम कहते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसको हम क्यूबिक फंक्शन के नाम से पुकार सकते हैं। या वाई इज इक्वल टू 1/x, या फिर एफ एक्स इक्वल टू 1/x, जिसको हम रेसिप्रोकल फंक्शन के नाम से पुकारते हैं। ठीक है ना? सो लेट अस स्टार्ट विद द लीनियर फंक्शंस। ये लीनियर फंक्शन का ग्राफ मैं बहुत ज़्यादा एम्फसाइज नहीं कर रहा हूँ, पूरी कहानी आप सुन चुके हो। तो आपको मालूम है इसको y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं। थोड़ी देर बाद इस एफ एक्स को लिखना बंद कर देंगे, सिंपल y इज इक्वल टू एक्स लिखेंगे। तो आपको मालूम है दे रहा है इनफाइनाइट पॉइंट्स जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। उनमें से दो मैंने यहाँ पे डिनोट कर रखे हैं, 0,0 एक है और 1,1 दूसरा है। इसको जब आपने प्लॉट किया, क्योंकि ऐसे कई सारे होंगे पर इन दोनों के बाद हमें रियलाइज हो चुका है कि ये रिलेशन लीनियर है, तो आपने बस इनको एक स्ट्रेट लाइन से यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स। ग्राफ बोलो या कर्व बोलो, अभी हमने डिस्टिंक्शन नहीं पढ़ा, ग्राफ भी बोल सकते हो, कर्व भी बोल सकते हो, है ना? ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आप लोग पैरेलली बनाते जाइएगा इन सारे ग्राफ्स को, बार बार बनाओगे तो आपको रट जाना चाहिए, सब कॉन्शियसली आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ये जो लीनियर फंक्शन है उसमें भी ये जो सबसे सिंपल वाला लीनियर फंक्शन है,
ये सबसे बेसिक लीनियर फंक्शन का नाम क्या दे रखा है हमने, है तो ये लीनियर फंक्शन, पर इसको हम एक और नाम से पुकारते हैं, इस स्पेसिफिक लीनियर फंक्शन को हम एक और नाम से पुकारते हैं। कौन बता सकता है इस स्पेसिफिक लीनियर फंक्शन? तो और भी हो सकते हैं ना लीनियर फंक्शंस, क्या हो सकते हैं, ये y इक्वल टू एक्स लिखा है, एक और लीनियर फंक्शन हो सकता है y इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक और लीनियर हो सकता है y इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री। वेरी गुड रोहन। इस स्पेसिफिक लीनियर फंक्शन को, इस स्पेसिफिक लीनियर फंक्शन को हम एक और स्पेसिफिक नाम से पुकारते हैं और इसका नाम है आइडेंटिटी फंक्शन। वेरी गुड। क्यों बोलते हैं इसको आइडेंटिटी फंक्शन? उसका रीजन है, अरे भैया जो इनपुट डाला आपने वही आउटपुट आ गया। तुमने इनपुट जीरो डाला, ओ आउटपुट भी जीरो आ गया। तुमने इनपुट वन डाला तो भी आउटपुट भी वन आ गया। तो क्योंकि जो आप इनपुट डाल रहे हो वही आइडेंटिकल आउटपुट बाहर आ रहा है, इसलिए इसको हम आइडेंटिटी फंक्शन के नाम से पुकारते हैं। फिर आता है दूसरा फंक्शन जिसको हम क्वालिटिक फंक्शन। क्वालिटिक फंक्शन तो कई प्रकार के हो सकते हैं। क्वालिटिक फंक्शन की जनरल इक्वेशन तो ये होगी एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पर उसमें भी जो सबसे बेसिक क्वालिटिक फंक्शन होगा वो ये होगा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपको पता है, क्लास 11th में आप पढ़ चुके हो, ये अपसाइड ओपनिंग पैराबोला होगा। इसको यहाँ पे मैंने प्लॉट करने की कोशिश की है, विच इज नॉट वेरी नेसेसरी, पर लेकिन आप इसको जब प्लॉट करोगे तो दिस इज द काइंड ऑफ पैराबोला दैट यू गेट, है ना। व्हाट इज द ग्राफ ऑफ अ क्वालिटिक फंक्शन? द ग्राफ ऑफ क्वालिटिक फंक्शन इज अ पैराबोला, और स्पेसिफिकली इस केस में इट्स अ अपसाइड ओपनिंग पैराबोला, है ना। ये सारे के सारे क्विकली अपने नोट्स में पैरेलली बनाते जाइएगा। द रीजन आई हैव टेकिंग दिस लेक्चर ऑन पेन टैबलेट इज दिस ओनली, सो दैट ये सारी सारी मुझे मेहनत करके नहीं बनानी पड़ जाए। दिस इज समथिंग यूर ऑलरेडी नो, तो एक क्विक रिकैप हो जाएगा। अब ये आता है अपने पास क्यूबिक फंक्शन। दिस इज योर क्यूबिक फंक्शन। अब इस क्यूबिक फंक्शन को ध्यान से देख लो। क्यूबिक फंक्शन में क्यों बोल रहे हैं? क्यूबिक फंक्शन तो कई प्रकार के हो सकते हैं। क्यूबिक फंक्शन तो ये होगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये क्यूबिक फंक्शन होगा। और उसमें भी सबसे बच्चा क्यूबिक फंक्शन क्या होगा? वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, है ना। तो आप देखो तो एक्स को जो डालोगे वाई को, वाई जीरो आ जाएगा, एक्स को वन डालोगे वाई वन आ जाएगा, एक्स को माइनस वन डालोगे वाई माइनस वन आ जाएगा। इनको जब आप प्लॉट करोगे तो जो इसका ग्राफ बनेगा, दिस इज समथिंग दैट विल गेट हियर। सब लोगों को पता ही होगा, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं, यू ऑलरेडी नो। मैं इस चीज़ को यहाँ पर कोशिश कर रहा मैंने, पर लेकिन दिस इज द काइंड ऑफ ग्राफ दैट विल गेट। ठीक है, इस तरह से ग्राफ जाएगा एंड दिस द काइंड ऑफ ग्राफ दैट विल गेट। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलो आगे चलते हैं। फिर आता है अपना रेसिप्रोकल फंक्शन। ये रहा रेसिप्रोकल फंक्शन। इस रेसिप्रोकल फंक्शन में इसको आप y इक्वल टू वन बाई एक्स भी लिख सकते हो या एफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स भी लिख सकते हो। ये रेसिप्रोकल फंक्शन क्यों कहता है? ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। रेसिप्रोकल फंक्शन तो और भी प्रकार के हो सकते हैं, रेसिप्रोकल फंक्शन तो और भी प्रकार के हो सकते हैं, पर उन रेसिप्रोकल फंक्शन में भी सबसे ईजीएस्ट, अरे भाई मैं अगर कह दूं एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस टू, ये भी तो एक रेसिप्रोकल फंक्शन है। मैं कह दूं एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन थ्री एक्स प्लस फाइव, ये भी तो एक रेसिप्रोकल फंक्शन है, क्योंकि इनपुट जो है एक्स वो डिनोमिनेटर में है कि नहीं। अब y इक्वल टू वन बाई एक्स का जो ग्राफ बनता है वही बनता है, कुछ पॉइंट्स को आप पुट करते हो, पर एक चीज़ बड़े नोटिस करो, आगे चल के देखेंगे, इसमें इनपुट जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर आपने इनपुट मान लो कोशिश की भी जीरो डालने की, तो वन बाई जीरो आएगा जो कि इन्फिनिटी होगा, जो कि यहाँ पर ग्राफ में शोकेस हो रहा है। जैसे आपने इनपुट जीरो डाला तो आप देखते हो आपको जो ग्राफ है आउटपुट है वो इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी कैसे? जीरो के करस्पॉन्डिंग, एक्स एक्सिस में जीरो के करस्पॉन्डिंग अगर ऊपर झांक के देखोगे तो मेरा ग्राफ कहाँ रीच करने की कोशिश कर रहा है? इन्फिनिटी को रीच करने की कोशिश कर रहा है। नंदरलेस इन सारी चीज़ों को हटाएं, दिस इज द ग्राफ ऑफ द रेसिप्रोकल फंक्शन y इज इक्वल टू वन बाय एक्स। बना लिया सब लोगों ने? थम्स अप देते हैं एक बार चैट सेक्शन में। Now, before we move forward, do you know what is the name of this graph? What is the name, specific name that is given to the shape of this graph? देखें कितने लोग बता पाते हैं। What is the specific name that is given to the shape of this graph? क्या बात है जैद, क्या बात है। It is known as rectangular hyperbola, rectangular hyperbola। और आपको याद होगा हाइपरबोला के लेक्चर्स में जो कि मैंने क्लास 11th में लिए, मैंने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को बहुत अच्छी तरह डिस्कस किया। फिजिक्स में तो कितनी बार यूज होता है, केमिस्ट्री में कितनी बार यूज होता है, सुना होगा ना फिजिक्स और केमिस्ट्री में। आइडियल गैस इक्वेशन में आप कहते हो पीवी इज अ कांस्टेंट, इफ द टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज अ कांस्टेंट। तो इस कारण से हम कह सकते हैं P इंटू वी इज इक्वल टू अ कॉन्स्टेंट K। सो प्रेशर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट K अपॉन वॉल्यूम। तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का जो रिश्ता होता है वो रेसिप्रोकल फंक्शन जैसा होता है। और जब इसका ग्राफ आप लोगों ने पढ़ा होगा आइडियल गैस इक्वेशन में, तो आपको मालूम है कि द शेप दैट इज देयर इज ऑलवेज रेफर्ड टू एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और कोई जगह पढ़ा आपने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वर्ड? और कोई ऐसा आपने इक्वेशन पढ़ रखी हो? आइसोथर्म,
और एक बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आपने? ओम्स लॉ में होता है क्या? ओम्स लॉ में रियोस्टैट होता है ना, वी वी इज इक्वल टू आई आर होता है ना। तो ओम्स लॉ में अगर वी और आर के बीच में करोगे तब तो नहीं होगा रेक्टेंगुलर, नहीं, दैट इज वुड बी अ रॉन्ग एग्जांपल, पर नॉनदलेस आइसोथर्म इज व्हाट मूसा इज सेइंग। यस यस, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आपके सामने मैंने चार बेसिक एल्जेब्रिक फंक्शंस थे, इनके ग्राफ एकदम रट लेना आप लोग। ये y इज इक्वल टू एक्स का है, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का है, ये एक्स क्यूब का है, और ये y इज इक्वल टू वन बाई एक्स का है ना। सब लोगों ने लिख लिया होगा, थम्स अप देना चैट सेक्शन में, सो दैट आई नो। अगर मैं इफ आई एम मूविंग फास्ट बस प्लीज लेट मी नो, इफ आई एम मूविंग फास्ट प्लीज लेट मी नो, पर लेकिन आई जस्ट वांट टू कवर अप दिस ऑल थिंग। ये सारी चीज़ें बहुत ही जेनरिक हैं, ये सब 11th में आ जानी चाहिए थी आप लोगों को। बट द रीज़न इज दैट कि क्योंकि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और एक कनेक्टिविटी बीच की हमारी छूट चुकी है, तो हमें मालूम होना चाहिए लीनियर फंक्शन का ग्राफ कैसे होता है, क्वाड्रेटिक का कैसे होता है, क्यूबिक का कैसा होता है, रेसिप्रोकल ग्राफ कैसा होता है। नॉनदलेस अब हमारे आते हैं हम उस क्वेश्चन पे जिस क्वेश्चन का जवाब हम लोगों ने बीच में छोड़ दिया था। मैंने बोला था ना कि हम लोग जब किसी भी फंक्शन या रिलेशन का कर्व बनाते हैं तो हम दो वर्ड्स यूज करते हैं, कर्व और ग्राफ। तो उनके बीच में कुछ अंतर होना चाहिए ना, तो लेट अस सी। ये तो आपको बताइए, रिलेशन वर्सेस फंक्शन, यू ऑलरेडी नो व्हाट इज द मीनिंग बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन का मतलब होता है कोई भी रिश्ता, कोई भी रिश्ता जो दो वेरिएबल्स को रिलेट कर रहा है। जैसे कि अगर मैं कह दूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो आप देखते हो ये एक रिश्ता है। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 जो है एक रिश्ता है। रोहित बोलता है सर आप यूट्यूब पे स्ट्रीम नहीं कर रहे क्या? शायद नहीं कर रहा मैं, शायद आज रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ऑन द क्लाउड रोहित। यूट्यूब पे मैं स्ट्रीम नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ सम रीज़न। ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी रिकॉर्डिंग होगी उसको मैं डाउनलोड करके फिर आई विल पुट इट ऑन यूट्यूब, बट आई स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग, आई बिलीव इट्स ऑन द क्लाउड दैट इट्स गोइंग ऑन, यस इट्स गोइंग ऑन द क्लाउड। ठीक है, तो नॉनदलेस, सो रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन और फंक्शन के बीच में जब हम लोग बात करते हैं तो आप देखते हो जब रिलेशन शोज दी रिलेशन और फंक्शन की बात करते हैं, तो ये जो मैंने यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है आपको, ये एक एक्स और वाई में रिश्ता है, एक्स और वाई का रिश्ता है। आप एक्स की वैल्यू डालते होगे, करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू आती जाएगी, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पर लेकिन आपको मालूम है कि कुछ रिश्ते, कुछ रिलेशन फंक्शंस बनते हैं, और वो कब बनते हैं, ये डेफिनेशन आपके सामने लिखी है। द रिलेशन शोज, द रिलेशन, मैथ्स के अंदर जो रिलेशन वर्ड हम यूज करते हैं, द रिलेशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये भी तो एक रिश्ता है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये भी तो एक रिश्ता है। ये क्या कर रहा है, एक वाई और एक्स, एक इनपुट और एक आउटपुट के बीच में रिश्ता है, तो इसे हम रिलेशन कहते हैं। तो कोई भी एक्स और वाई के बीच में इक्वेशन लिख दो, कंडीशन लिख दो, कोई रूल लिख दो, दैट इज नोन एज ए रिश्ता। पर अगर वो रिश्ता, अगर वो रिलेशन फंक्शन क्वालिफाई करता है, तो आपको मालूम है एक फंक्शन एक स्पेसिफिक रिलेशन को कहते हैं, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, तो वो रिलेशन इज कॉल्ड अ फंक्शन जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। वेयर एज अ फंक्शन इज अ रिलेशन विच डिराइव्स वन आउटपुट फॉर ईच इनपुट। एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक ही आउटपुट होना चाहिए, वन आउटपुट, प्लीज अंडरलाइन द वर्ड वन आउटपुट आउट हियर। एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक ही आउटपुट होना चाहिए। आपको मालूम है ना, फॉर एवरी इनपुट a relation is called a function when for every input there's a unique output, है ना। और ये लाइन तो आपने कई बार सुनी होगी, नोट दैट ऑल फंक्शंस आर रिलेशंस बट ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शन। ये चीज आपको ऑलरेडी पता है, इसको हम लोग पिछले लेक्चर्स में बहुत इंफोसिस दे रखे हैं। आपको मालूम होगा एक रिलेशन को फंक्शन तब कहते हैं व्हेन फॉर एवरी इनपुट या एवरी एक्स देयर इज अ यूनिक आउटपुट वाई। अब बात होती है कि हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो तो इस बात का डिस्कशन कर रहे हैं कि सर कर्व और ग्राफ में क्या अंतर है, कर्व और ग्राफ के बीच में क्या अंतर है, इसका डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। नॉनदलेस, उस डिस्कशन में आने से पहले आपको मालूम है कि जब हम मैपिंग डायग्राम पढ़ रहे थे, सो सॉरी जस्ट होल्ड ऑन, जब हम मैपिंग डायग्राम पढ़ रहे थे तो मैपिंग डायग्राम हमने पढ़ा था कि मैपिंग डायग्राम आप देख सकते हो, दिस इज अ मैपिंग डायग्राम दैट आई हैव ड्रॉन, और ये मैपिंग डायग्राम स्पेसिफिकली एक फंक्शन का है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे एक इनपुट है ए, इस इनपुट ए को देखो, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। जो इनपुट ए है उसके करस्पॉन्डिंग बता सकते हो आउटपुट क्या है, what is the output corresponding to input A? Please let me know in the chat section. What is the output corresponding to input A? 1. Very good. What is the output corresponding to input B? 3. बहुत बढ़िया. What is the output corresponding to C? C.
बहुत बढ़िया बेटा। बताओ व्हाट इज द आउटपुट करस्पॉन्डिंग टू डी, इनपुट डी 4, व्हाट इज द आउटपुट करस्पॉन्डिंग टू ई, अगेन 4। पर आप देख सकते हो हर एक इनपुट में से, ये इनपुट है तो हर एक इनपुट में से और आउटपुट के बीच में जो हमने एरोस बनाए, हर एक इनपुट में से एक ही एरो निकल रहा है। जबकि मान लो अगर मेरा डायग्राम ऐसा होता, मान लेते हैं स्पेसिफिकली, अगर मेरे पास डायग्राम ऐसा होता, ये ए होता और मान लो यहाँ से एक आउटपुट 1 की तरफ जा रहा होता और एक आउटपुट से 2 की तरफ जा रहा होता और बाकी भी रिश्ते होते। पर मुझे बताओ क्या इसे देखकर हम कह सकते हैं ये वाला तो ऑब्वियसली फंक्शन है, पर क्या ये फंक्शन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने पढ़ा है कि हर एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक ही आउटपुट होना चाहिए। यहाँ पे तो इनपुट ए डाला आपने और दो दो आउटपुट आ रहे हैं, 1 और 2, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, बट यस दिस वुड बी अ रिलेशन। तो आपको मालूम है दिस इज नॉट अ फंक्शन, फंक्शन को शॉर्ट फॉर्म में एफएक्शन लिखते हैं। दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन, बट यस इट इज अ रिलेशन। ये चीज हम पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं अगले हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं कि भैया कर्व और ग्राफ के बीच में क्या अंतर है। तो आपको मालूम है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दैट आई हैव डिनोटेड बाय वेन डायग्राम। क्या है वो स्टेटमेंट? एवरी फंक्शन, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। पढ़ा है ना अपन ने? तो आप देख सकते हो फंक्शन इज सबसेट ऑफ रिलेशन, बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। दिख रहा है ना यहाँ पर इस वेन डायग्राम में? थम्स अप दो अगर ये दिख रहा है आपको इस वेन डायग्राम में। अरे वेन डायग्राम बनाया मैंने और मैंने फंक्शन को सबसेट ऑफ रिलेशन बनाया क्योंकि मैंने वेन डायग्राम में डिनोट कर रखा है। गिव मी अ थम्स अप अगर आपको ये चीज दिख रही है कि फंक्शन जो होता है इट्स अ सबसेट ऑफ रिलेशन। तो एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। कुछ ऐसे भी रिश्ते हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक रिश्ता है, कोई ऐसा भी रिलेशन हो सकता है, आर से डिनोट कर रहा हूँ, जो रिलेशन तो है पर फंक्शन नहीं है कि नहीं? मान लो यहाँ पर एक रिलेशन है R1, दिस इज अ रिलेशन बट नॉट अ फंक्शन। पर मान लो यहाँ पर एक रिलेशन है R2, वो फंक्शन भी है और रिलेशन भी है। तो आप ये मान लो कि रिलेशन के करस्पॉन्डिंग जो आप कर्व बनाते हो, रिलेशन के करस्पॉन्डिंग जो आप कर्व बनाते हो, तो उसे तो हम कर्व ही बोलते हैं। पर जब आप फंक्शन के करस्पॉन्डिंग कर्व बनाते हो तो उसको हम फंक्शन का कर्व तो कह ही सकते हैं, पर हम उसको स्पेसिफिकली किस नाम से पुकारते हैं? ग्राफ। क्या ये चीज समझ में आ रही है? अरे रिलेशन के करस्पॉन्डिंग जब आप एक्स और वाई एक्सिस पे, ध्यान सुनना, रिलेशन के करस्पॉन्डिंग जब आप एक्स और वाई एक्सिस पे, रिलेशन के करस्पॉन्डिंग जब आप एक्स और वाई एक्सिस पे कर्व प्लॉट करोगे तब तो हम उसको कर्व ही बोलेंगे, तब तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, कर्व है भैया। पर अगर वो रिलेशन फंक्शन बन गया, अगर वो रिलेशन फंक्शन बनने के लिए क्वालिफाई कर गया, तो उस कर्व को हम ग्राफ भी बोल सकते हैं। तो यही चीज है, एवरी ग्राफ है कि नहीं? एवरी ग्राफ इज अ कर्व बट एवरी कर्व इज नॉट अ ग्राफ। क्या बात है, समझ में आ गया होगा? फटाफट थम्स अप दो। बट एवरी ग्राफ, सॉरी एवरी कर्व इज नॉट अ ग्राफ। तो बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है। मैंने भैया बनाया एक आई टुक अ रिलेशन, मुझे एक रिश्ता दिया गया। जैसे मैं आपको एक छोटा सा रिश्ता दे रहा हूँ, देखते हैं आप में से कितने लोग बता सकते हैं। सपोज मैंने एक रिश्ता दिया आपको, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल में लिया था और आगे भी डिस्कस करूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। आप देखते हो ये एक्स और वाई में एक रिलेशन है, ये एक्स और वाई में एक रिलेशन है। तो मैं एक्स की वैल्यू डालता होगा, करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू निकलती आएगी। क्या बता सकते हो किस चीज़ की इक्वेशन है? किस चीज़ की इक्वेशन है? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, किस चीज़ की इक्वेशन है? सर्कल की। बहुत बढ़िया, इट्स अ सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस 2। इट्स अ सर्कल। अब ये जो सर्कल है ना, ये एक एक्स और वाई में रिश्ते के करस्पॉन्डिंग आया, तो इस सर्कल का जो भी डायग्राम बनेगा, जो भी इसको एक्स वाई प्लेन में जब आप प्लॉट करोगे, तो इसको अभी हम कर्व कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको? कर्व, कर्व कहेंगे जो सर्कल बनेगा। पर अगर अगर मैं अगर बोल रहा हूं बहुत बड़ा, अगर ये रिलेशन फंक्शन बनने में क्वालिफाई कर जाती है, अगर कर जाती है, तो फिर उस कर्व को हम ग्राफ भी बोल सकते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी आपको? सो लेट्स टेक सम वेरी सिंपल टेस्ट, है ना। जैसे कि मान लीजिए आप देखते हो यहाँ पे मैंने आई एम अबाउट टू टेक 4 एग्जांपल्स। तो पहला मैंने एक रिश्ता लिखा है, अभी रिलेशन है। पहला मैंने रिलेशन लिखा है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और दूसरा मैंने रिलेशन लिखा हुआ है एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये दोनों रिलेशन है। अरे एक्स और वाई में कुछ भी कंडीशन लिखी गई है, वो रिलेशन तो है ही। यस मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये दोनों रिलेशन तो है, यहाँ लिख रहा हूँ रिलेशन, टिक मार्क, दोनों ही रिलेशन। पर हम ये पता लगाना चाहते हैं कि फंक्शन है कि नहीं।
हम ये पता लगाना चाहते हैं फंक्शन है कि नहीं। एंड व्हाट इज द मेथोडोलॉजी दैट वी आर अबाउट टू फॉलो, ग्राफिकल। तो अगर मान लो मुझे कोई कर्व दे रखा है, मान लो मुझे कोई कर्व दे रखा है और मुझे उस कर्व को देखकर बताना है, लिख लेना, द टेस्ट टू फाइंड आउट इफ अ रिलेशन इज अ फंक्शन ग्राफिकली, जो हेडिंग डाल रखी है वो डाल लो अपने नोट्स में। हाउ टू टेस्ट इफ अ रिलेशन इज अ फंक्शन ग्राफिकली। ग्राफिकली हम लोग पता लगाना चाहते हैं, मेरे ने भैया कर्व है मेरे पास, आई हैव द कर्व, किसी कारण से मेरे पास कर्व आ गया है और उस कर्व के करस्पॉन्डिंग मैंने जो कर्व है उसको मैंने प्लॉट कर लिया है। अब मैं पता लगाना चाहता हूं उस कर्व को देखकर कि वो कर्व ग्राफ है कि नहीं, कि या वो रिश्ता जो है, जैसे यहाँ पे जो मैंने रिश्ते लिख रखे हैं, वो रिश्ते जो हैं वो फंक्शन है कि नहीं। जैसे कि मैंने एक और ले रखा है बहुत ही कॉमन सा, दो और वो है, अगेन जैसा कहा मैंने, आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ दिस इज अ सर्कल एंड दिस इज द मॉडुलस फंक्शन, यू आर ऑल अवेयर ऑफ। इनमें से इस स्लाइड पे भी जो दो आपको रिलेशंस दिख रहे हैं, इनमें से दोनों रिलेशन तो हैं पर इनमें से एक फंक्शन है, ठीक है ना। चलो मुझे देखते हैं कितने लोगों को पता है। ये जो पहली स्लाइड थी उनमें से कोई बता सकता है इन दोनों में से, ये मान लो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, मुझे सोच के बता सकते हो इनमें से दोनों रिलेशन तो है, इनमें से फंक्शन कौन है, कोई बता सकता है? जो भी आपकी चॉइस है बताए, इनमें से एक रिलेशन है, दोनों ही फंक्शन है। अच्छा, रजत बोलता दोनों ही फंक्शन है। अच्छा, शिकांशु बोलता फर्स्ट, गौरविंद्र बोलता सेकंड। देखते हैं बेटा, देखो देखो रिलेशन तो दोनों ही है, रिलेशन तो दोनों ही है। अच्छा रजत बोलता सर पूछ रहा हूँ अच्छा एक मिनट रजत सुन तो लो, दोनों रिलेशन तो हैं, अब हमें पता लगाना है कि फंक्शन कौन सा है। चलो देखते देखते, चलो इस वाले पे देखते हैं, इस पे आप लोगों की टेस्टिंग करते हैं। ये ए है और ये बी है, जल्दी बताओ ए और बी में से एक, दोनों रिलेशन तो हैं पर इनमें से एक फंक्शन है, कोई बता सकता है कौन सा फंक्शन है? जायद बोलता है सेकंड फंक्शन है। देखते हैं देखते हैं, अब तुम्हें से कई लोग ये वंडर कर रहे होंगे कि सर कुछ लोग बता पा रहे हैं कुछ लोग नहीं बता पा रहे हैं। उसका रीजन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस, इट्स वेरी 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 इजी। अगर मेरे पास कर्व मौजूद है तो मैं एक सिंपल सा टेस्ट करके ये बता सकता हूं कि कौन सा कर्व ग्राफ है। सुनना बड़े ध्यान से, मैंने क्या बोला, कौन सा कर्व ग्राफ है। क्या बात है, कुछ लोगों ने तो रीजन बता दिया, उसको कहते हैं वर्टिकल लाइन चेक। मेरे पास अगर कर्व है, उस कर्व को देखकर मैं बड़े आराम से बता सकता हूं, उस कर्व को देखकर मैं बड़े आराम से बता सकता हूं कौन सा ग्राफ है। अब कर्व रिलेशन के करस्पॉन्डिंग है और अगर वो ग्राफ के क्वालिफाई हो गया तो वो फंक्शन बन जाएगा, और उसके लिए हम लोग करते हैं वर्टिकल लाइन चेक। प्लीज राइट दिस डेफिनेशन दैट आई हैव रिटन हियर। ग्राफिकली हमारे पास एक चेक है जिसका नाम है वर्टिकल लाइन चेक, वीएलसी बोलता हूँ शॉर्ट फॉर्म में उसको। इस चीज को पूरी तरह से अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। इफ इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ वर्टिकल लाइन इन द डोमेन, डोमेन तो आपको बताइए क्या होता है ना। इफ इट इज पॉसिबल, पहले लिख लो फिर मैं इसको एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा, पहले लिख लो फिर मैं इसको एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा। एवरीबडी ऑफ यू इसे लिख लें और फिर मैं इसको एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा आपको। लिखने के बाद डब्ल्यू लिख दीजिए चैट सेक्शन में। इफ इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन इन द डोमेन, उस डोमेन मतलब जो भी उसका एक्स वाई एक्सिस है उस पर जब उस कर्व पे आप गए, और अगर इट इज पॉसिबल, इफ इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ, ध्यान देखिएगा यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है अगर एक सिंगल भी वर्टिकल लाइन बनाने में को पॉसिबल हो जाए, इफ इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन इन द डोमेन विच कट्स द गिवन कर्व, ध्यान देखना मैंने कर्व वर्ड यूज किया है, अभी वो ग्राफ बनने के क्वालिफाई नहीं हुआ है। If it is possible to draw a vertical line in the domain which cuts the given curve at more than one point, then the given relation is not a function. Then that given relation is not a function. And when this vertical line cuts the curve at one and only one point, then it is a function. लिख लो आप, आराम से लिख लो, एकदम रिलैक्स होकर लिख लो। लिखने के बाद डब्ल्यू लिख दीजिए, कोई जल्दी नहीं है। इनफैक्ट ये जितने भी मैंने आपको अभी मैं बता रहा हूँ इसका मैं बहुत ही फास्ट वीडियो बना दूंगा जिसमें जितनी भी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी, क्योंकि ये तो क्लास है तो आई वांट यू टू मेक पैरेलल नोट्स, पर ये सारी चीज़ें आपको रिवीजन हो जाएंगी। मैं एक वन शॉट जब रिवीजन लेक्चर लूंगा तो इन सारी स्लाइड्स का यूज करूंगा और सारा का सारा आपको रिवाइज भी करवा दूंगा। पर नंदलेस आप अपने नोट्स बनाइए, अच्छी तरह बनाइए। डब्ल्यू लिख दीजिएगा सभी लोग एक बार जब आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लें।
बाकी लोग जो साइलेंटली बैठे हैं बेटा अभी तक, जिनका नाम ले रहा हूँ, प्लीज़ मुझे बताएं चैट सेक्शन में अगर समझ में आ रहा है। आदित्य, अनीशा, प्लीज़ लेट मी नो अगर ये चीज़ समझ में आ रही है। अभी तक सब कुछ समझ में आया? देखो बहुत कुछ इसमें अभी 11th का ही रिपीटेटिव है। द फैक्ट रिमेन्स दैट जो रिलेशन एंड फंक्शन है ना, दैट हैज़ बीन डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, जहाँ जिस कारण से पहला थोड़ा सा पोर्शन तो आपने क्लास 11th में पढ़ लिया और थोड़ा सा आप पढ़ रहे हो, तो जो बीच बीच का गैप है इसको हम लोग फिलअप करने की कोशिश कर रहे हैं। अन्वय, समझ में आ रहा है आपको? अन्वय, अश्मित, भव्य, बेटा सब लोग, ईरा, प्लीज़ लेट मी नो अगर यहाँ तक समझ में आया। क्या है हमारा कंटेक्स्ट अभी ये समझने का? हमारा ये कंटेक्स्ट है अभी तक ये समझने का कि भैया अगर मेरे पास एक रिश्ता है, उसका मेरे पास कर्व है, अब वो कर्व ग्राफ है कि नहीं ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये डेफिनेशन आपने लिख ली होगी, समझ में आए ना कोई बात नहीं, पर अगले पॉइंट में समझ में आ जाएगा। ध्यान देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये रहा आपके सामने हमारे जो पहले दो कर्व्स थे, या जो कर्व्स थे वो थे, पहला जो मैंने आपको बताया था वो था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैंने क्या बोला? वर्टिकल लाइन चेक लगाने की कोशिश की, VLC, वर्टिकल लाइन बनाने की कोशिश करो। आप उस कर्व पे, ये जो कर्व है, ये अभी कर्व है ना, उस कर्व पे आप वर्टिकल लाइन बनाने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे मैंने 2 वर्टिकल लाइंस बनाई है, ये पहली वर्टिकल लाइन है और ये दूसरी वर्टिकल लाइन है। आप और बनाने की कोशिश करो, मैंने तो अभी 2 ही बनाई है। आप इस कर्व पे कहीं पे भी ऐसी वर्टिकल लाइन बना सकते हो जो इसको 2 बार काटे। सोच के देखो, देखो ये वर्टिकल लाइन जो मैंने बनाई है पहली वाली, ये जो वर्टिकल लाइन मैंने बनाई है इसको एक ही बार काट रही है। ये जो मैंने दूसरी वर्टिकल लाइन बनाई है इसको एक ही बार काट रही है। मैं और बना देता हूँ, ये देखो एक और वर्टिकल लाइन बनाता हूँ, एक ही बार काट रहा है, एक और वर्टिकल लाइन बनाता हूँ, एक ही बार काट रहा है। मैंने इतनी सारी वर्टिकल लाइन्स बनाई। इज इट पॉसिबल कि आई कैन ड्रॉ, यस और नो लिखिएगा चैट सेक्शन में, इज इट पॉसिबल दैट आई कैन ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन समवेयर ऑन दिस कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो इसको एक से ज्यादा बार काटे? यस और नो लिखिएगा चैट सेक्शन में। नो। वापस से डेफिनेशन में जा रहा हूं। वो बोल रहा है कि व्हेन दिस वर्टिकल लाइन कट्स द कर्व, ध्यान देखिएगा क्या बोल रहा है ये, व्हेन दिस वर्टिकल लाइन कट्स द कर्व एट वन एंड ओनली वन पॉइंट, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, पर अगर ये वर्टिकल लाइन कहीं पे भी एक से ज्यादा बार काट नहीं रही, एक से ज्यादा बार काट नहीं रही, भाई मैंने 2 वर्टिकल लाइंस बनाई, एक ही बार काट रही है, तो इसका मतलब ये फंक्शन है। मतलब ये जो रिश्ता था, ये रिलेशन तो था ही, दिस रिलेशन हैज क्वालिफाइड टू बी अ फंक्शन ऑल्सो। उसका रीजन बड़ा सिंपल है। उसका रीजन है एक्स की हर वर्टिकल लाइन के करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिल रहा है, एक्स की एक वैल्यू के लिए वाई की एक ही वैल्यू आ रही है, एक्स की एक वैल्यू के लिए वाई की एक ही वैल्यू आ रही है। तो फॉर एवरी एक्स, फॉर एवरी इनपुट देयर इज अ यूनिक आउटपुट। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप इस रिलेशन के कर्व में कहीं पे भी ऐसी वर्टिकल लाइन, ध्यान से देखना वर्टिकल लाइन, तभी इसको क्या कहते हैं हम लोग, VLC, वर्टिकल लाइन चेक, कोई ऐसी वर्टिकल लाइन नहीं बना सकते जो इसको 2 बार काटे। अगर गलती से आपने एक बार भी ऐसा कर दिया, गलती से एक बार भी कहीं पे भी चुपके से भी एक ऐसी वर्टिकल लाइन बना लेते जो 2 बार काट देती, तो फिर हम बोलते कि भैया ये रिलेशन फंक्शन नहीं है, जो कि यहाँ पे हो रहा है। देखो ये भी एक रिश्ता है, ये भी तो एक रिश्ता है, x इक्वल टू वाई स्क्वायर। इस x इक्वल टू वाई स्क्वायर आपको मालूम है इट्स अ राइट वर्ड ओपनिंग पैराबोला, यू कैन वेरी वेल सी इट्स अ राइट वर्ड ओपनिंग पैराबोला। इसमें आपने देखो मैंने तो यहाँ पर एक नहीं 2 वर्टिकल लाइंस बनाई है, 2 बनाने की जरूरत भी नहीं थी। मैं अगर एक भी बनाता, जैसे ये वाली मैंने एक वर्टिकल लाइन बनाई, आप देखो तो ये जो वर्टिकल लाइन है इसको 2 बार कट कर रही है, दिस इज कटिंग द कर्व 2 टाइम्स, देखो यहाँ पर और यहाँ पर। इसका मतलब है x की एक वैल्यू के लिए y की 2 वैल्यूज आएंगी, y1 और y2। और आपको मालूम है अभी हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी फंक्शन की, तो फॉर एवरी इनपुट देयर शुड बी एन यूनिक आउटपुट। तो अगर एक वर्टिकल लाइन इसको 2 बार काट रही है, इसका मतलब x की एक वैल्यू के लिए 2 आउटपुट्स आ रहे हैं, इसका मतलब इट्स नॉट अ फंक्शन। गिव मी अ थम्स अप बेटा अगर ये चीज समझ आई। ये रिलेशन तो है, ये रिलेशन तो है पर भैया फंक्शन नहीं है। जल्दी बताइए बेटा अगर ये चीज समझ में आई। ये रिलेशन तो है पर भैया फंक्शन नहीं है। इट्स अ रिलेशन बट इट्स नॉट अ फंक्शन, इट्स अ रिलेशन बट इट्स नॉट अ फंक्शन। ठीक है, चलो आगे अगले वाले को देखते हैं। अब तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ये एक सर्कल है। इस सर्कल में मैंने यहाँ पे 2 वर्टिकल लाइंस बनाई है। मैं न्यू एक और वर्टिकल लाइन बनाता हूँ, वैसे तो एक से ही काम चल जाता है। मैंने एक वर्टिकल लाइन बनाई, ये इसको 2 बार काट रही है, यहाँ पर और यहाँ पर। अब इसका क्या मतलब, एक्स की एक वैल्यू के लिए वाई की करस्पॉन्डिंग 2 वैल्यूज हैं।
मतलब एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग x1 के करस्पॉन्डिंग दो आउटपुट्स हैं y1 और y2। और अभी मैंने मैपिंग डायग्राम के थ्रू भी समझाया था कि अगर एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग दो आउटपुट आ रहा है मतलब ये रिलेशन तो है पर फंक्शन नहीं है। ये मैंने गलत लिखा है, इट्स नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन, जबकि ये फंक्शन है। ये मैं गलत लिखा है, इसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा। जबकि दूसरा मैंने मॉडुलस फंक्शन दे रखा था। मॉडुलस फंक्शन को एक और नाम से पुकारते हैं एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन। नंदलेस इन सब चीज़ों पे भी हम आने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ ये इसको एक ही बार कट कर रहा है। ये वर्टिकल लाइन, ये दूसरी वर्टिकल लाइन बनाई, इसको एक ही बार कट कर रहा है। मतलब x की एक वैल्यू के लिए करस्पॉन्डिंग y की एक ही वैल्यू आ रही है। x की एक वैल्यू के लिए करस्पॉन्डिंग y की एक ही वैल्यू आ रही है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ कहीं पे भी मैं एक ऐसी वर्टिकल लाइन नहीं बना सकता जो इसको दो बार काटे। तो देयरफॉर इट इज अ फंक्शन। कि मैं तब अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई, चलो मैं डोमेन पे चलने से पहले आपसे दो तीन चीज़ें पूछूंगा, है ना। डोमेन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ग्राफिकली डोमेन कैसे निकालते हैं। पर मुझे एक बार थम्स अप दे दो, मैं आपके सामने इनफैक्ट तीन एग्जांपल दे रहा हूँ। तो सपोज दिस इज योर एक्स एंड वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एंड वाई एक्सिस। और सपोज हमारे पास एक रिश्ता है, कोई रिश्ता है, उस रिश्ते के करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो कर्व है वो कुछ इस तरह का है। जो कर्व है वो कुछ इस तरह का है। दिस इज योर फर्स्ट, ये कर्व है पहला वाला। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, आपको मुझे बताना है इनमें से कौन कौन से फंक्शंस हैं, कौन फंक्शन नहीं है। ये पहला है। दूसरा, सपोज यू हैव एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड सपोज एक कर्व है वो कुछ इस तरह का है। दिस इज योर सेकंड कर्व। और सपोज एक तीसरा पॉसिबिलिटी बना दो, सपोज यू हैव एक्स एंड वाई एक्सिस और एक तीसरी पॉसिबिलिटी है कि सपोज कर्व है कुछ इस तरह का। ठीक है, फटाफट बताएं चैट सेक्शन में। आई गिव यू ऑलमोस्ट, अरे मार रहे थे तेजी से बता। आई गिव यू अ 1 मिनट टाइम टू रिस्पॉन्ड। 1 मिनट 30 सेकंड का रिस्पॉन्ड दे रहा हूँ। आई जस्ट टेक अ ब्रेक फॉर 30 सेकंड्स। प्लीज लेट मी नो इन तीनों में से कौन कौन से फंक्शंस हैं, कौन फंक्शंस नहीं हैं। आई गिव यू 30 सेकंड्स ब्रेक ऑल्सो। आप लोग लिख कर यू कैन टेक अ ब्रेक ऑफ 30 सेकंड्स। हाँ जी। कई जवाब आए हैं, देखते हैं। बेटा कुछ लोग एकदम साइलेंट बैठे हैं, कुछ लोग एकदम जवाब नहीं दे रहे। अब मैं नाम लेना चालू कर दूंगा फिर उसके बाद बोलोगे तो अच्छा नहीं लगेगा मुझको भी। सभी लोग अपना अपना जवाब दें जिन्होंने नहीं भी दिया। प्लीज़ लेट मी नो योर रिस्पॉन्सेस। तो आप देखते हो, सो लेट अस टॉक अबाउट अ फर्स्ट केस। जो पहला केस है उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट फर्स्ट केस। ये जो पहला केस है इसमें आपने क्या बोला मैंने, जो कर्व है उस पर कहीं भी एक वर्टिकल लाइन बनाने की कोशिश करो। तो मैंने एक जगह वर्टिकल लाइन बनाई, ये मैंने वर्टिकल लाइन बनाई। ये कितनी बार कट कर रही है, 1 2 3 4, अरे तो 4 4 बार कट कर रही है। क्योंकि ये वर्टिकल लाइन इसको एक से ज़्यादा बार कट कर रही है। इसका मतलब x की एक वैल्यू के लिए, x की एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y की 1 2, आपको लॉजिक भी समझना आना चाहिए वर्टिकल लाइन चेक के पहले का। 4 4 एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग 4 4 आउटपुट आ रहे हैं। या फिर सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो द वर्टिकल लाइन इज कटिंग इट मोर देन वंस, इसका मतलब ये रिलेशन तो है।
पर फंक्शन नहीं है। इसका आंसर होगा नो, इट्स नॉट अ फंक्शन, क्योंकि मैंने पूछा था आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन। दूसरे पे आते हैं, दिस इज अगेन अ पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ है। वैसे तो तुम से क्या रियलाइज हो चुके हो, कहीं पे भी मैं वर्टिकल लाइन बनाऊं, मैंने यहाँ बनाई एक ही बार कट कर रही, ओहो, चलो मैंने यहाँ बनाई एक ही बार कट कर रही, ओहो, मैंने यहाँ बनाई, मैंने बहुत कोशिश की, पर हर जगह एक ही बार कट कर रही है। इसका मतलब x की एक वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू आएगी। फॉर वन इनपुट देयर विल बी अ करस्पॉन्डिंग ओनली वन आउटपुट। इसका मतलब यस, ये तो फंक्शन है। एंड सिमिलर लॉजिक से अगर आप दूसरे वाले को देखोगे तो आप देखते हो ये तो लेफ्ट वर्ड ओपनिंग पैराबोला है। लेफ्ट वर्ड ओपनिंग पैराबोला की इक्वेशन आपको याद होगी, इट वाज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। ये आप लोगों ने याद होगा 11th क्लास से। तो आप देखो तो यहाँ पे मैंने एक वर्टिकल लाइन बनाई, ये वर्टिकल लाइन, इसको ये तो एक ही बना दी। अब बेटा एक बार भी गलती हो जाए, एक बार भी ऐसी वर्टिकल लाइन बन जाओ, यहाँ पे मैंने दो दो बना दी, पर एक भी वर्टिकल लाइन बनाने में सक्सेसफुल हो गए, जो इसको दो बार काट गए, तो ये रिलेशन तो है पर फंक्शन नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कई बच्चे मुझसे आर्ग्यू कर सकते हैं, सर आपने इस वाले केस में, पहले वाले केस में यहाँ वर्टिकल लाइन बनाई, मैंने यहाँ बनाई, तो यहाँ पे तो एक ही बार कट कर रहा है ना, यहाँ पे एक ही बार कट कर रहा है बेटा, पर लेकिन मैंने बोला ना कहीं पे भी अगर आप वर्टिकल लाइन बनाने में सक्सेसफुल हो जाओ, कहीं पे फॉर मिनिस्क्यूल ऑफ द टाइम ऑल्सो, अगर इफ यू आर एबल टू ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन दैट इट कैन कट इट मोर देन वंस, तो मतलब वो रिलेशन फंक्शन क्वालिफाई नहीं करेगा। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। जैसे मैंने बोला हमारा जो मेन मकसद है वो है फाइंडिंग द डोमेन। अब ये कहानी मैंने कई बार अपने लेक्चर्स में बताई है, तो मैंने यहाँ पे पिक्टोरियली इसको डिपिक्ट करने की कोशिश की है। तो सपोज हमारे पास एक फंक्शन है, व्हाट इज द फंक्शन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। इस कहानी पे अभी कॉन्सेंट्रेट मत करो, पहले मेरी जो मैं कह रहा हूँ उसको कॉन्सेंट्रेट करो। तो यू हैव टू फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, अपने नोट्स में लिख लीजिए। आपको ग्राफिकली ग्राफ, अब आपने ये तो पता लगा लिया, क्या पता लगा लिया आपने अभी तक, आपने सर ये पता लगा लिया कि भैया जो मेरे को रिलेशन दे रखा है वो फंक्शन तो है, ये आपने पता लगा लिया कि मेरे पास जो रिलेशन है वो फंक्शन तो है। अब फंक्शन आ जाता है तो दो चीजें निकालनी बड़ी जरूरी होती है ना, कर्व को या ग्राफ को देखकर। आपने ये पता लगा लिया कि जो रिलेशन है वो फंक्शन है, मतलब जो कर्व है वो ग्राफ है। अब आपको ये पता लगाना है उस ग्राफ को देखकर कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है। बताओ डोमेन की डेफिनेशन क्या होती है। डोमेन की डेफिनेशन में एक बार डिटेट कर देता हूँ, गिव मी अ थम्स अप अगर आपको ये चीज पता थी। डोमेन का मतलब क्या होता है, जब भी हमारे पास एक फंक्शन होता है तो वो इनपुट को आउटपुट से रिलेट करता है। इनपुट को हम लोग एक्स एक्सिस पे डिनोट करते हैं और आउटपुट को हम वाई एक्सिस पे डिनोट करते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इनपुट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डोमेन, लिख लीजिएगा, द वैल्यूज ऑफ एक्स। मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से लिखिएगा, द वैल्यूज ऑफ एक्स, ब्रैकेट में लिखिएगा इनपुट्स, द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच आउटपुट इज डिफाइंड। इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक्स लिखिएगा, आउटपुट के करस्पॉन्डिंग वाई लिखिएगा। द वैल्यूज ऑफ एक्स, सिंगल लाइन की डेफिनेशन है डोमेन की, द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच वाई इज डिफाइंड। एक्स को हम इनपुट कह सकते हैं, वाई को हम आउटपुट कह सकते हैं। तो द वैल्यूज ऑफ इनपुट फॉर विच आउटपुट इज डिफाइंड, या फिर वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच वाई इज डिफाइंड। प्लीज राइट W in the chat section once you have written it. Please write W in the chat section once you have written it. The values of x for which y is defined. ठीक है सर, ये ना ये जो थ्योरेटिकल चीजें हैं ना ये मुझे समझ में नहीं आती, मुझे भी नहीं आती, इसलिए तो मैं ग्राफिकली इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सब कहने की बातें लिखना तो पड़ेगा अपने को। तो सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं डोमेन उस चीज को, उन x की वैल्यूज जिसके करस्पॉन्डिंग y हमारा आएगा, है ना, कर्ण अर्जुन आएंगे, तो उसी तरीके से वो इनपुट्स जिसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट आएगा, वो x की वैल्यू जिसके लिए आउटपुट आएगा, या वो इनपुट जिसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट आएगा और वो डिफाइन भी होना चाहिए, वो डिफाइन भी होना चाहिए। अपने नोट्स में साइड में लिख लेना, इन्फिनिटी को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, नॉट डिफाइंड। तो आई हैव टेकन वेरी स्मॉल एग्जांपल ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन। इस कहानी को ध्यान सुनना। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन का जो एक कर्व है, वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन वुड बी अ स्ट्रेट लाइन, और मैंने स्ट्रेट लाइन को यहाँ पे डिनोट किया है विद अ ब्लैक लाइन हियर। वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन इज द ग्राफ। ये स्ट्रेट लाइन है और आप देख चुके हो ये ग्राफ है, इट्स अ रिलेशन प्लस अ फंक्शन नाउ एंड इट्स अ ग्राफ। इस ग्राफ में आपको ये पता लगाना है कि इनपुट्स क्या है, पॉसिबल इनपुट्स क्या है। डोमेन का मतलब होता है वो इनपुट्स जिनके लिए आउटपुट डिफाइंड है। तो इनपुट क्या है, तो तरीका क्या होता है, आप जो अपनी एक्स एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस कहां से कहां तक होती है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी है। तो डोमेन अगर आपको निकालना है तो आप एक्स एक्सिस को स्कैन करो, लिख लो स्कैन दी एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस को कैसे स्कैन करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। ये सोचो आप एक गाड़ी चला रहे हो, माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट करो, माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट करो और प्लस इन्फिनिटी तक जाओ।
माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक स्टार्ट करो और एक गाड़ी को चलाओ एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे जब आप उस गाड़ी को चलाओगे तो एक तरह से आप एक्स एक्सिस को स्कैन कर रहे हो। अब मान लो गाड़ी को कहीं भी रोक दो, कहीं पे भी रोको, अगर जहां पे भी आप रोकोगे वहां पर उस गाड़ी से आपको वर्टिकल लाइन बनाने पे ग्राफ मिल रहा है, मतलब उस करस्पॉन्डिंग एक्स के करस्पॉन्डिंग आउटपुट आ रहा है, तो मतलब वो डोमेन में है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, जैसे सपोज मेरी गाड़ी यहाँ पहुंची, यहाँ पर एक्स कितना है -4। अब -4 जब आप डालोगे, -4 + 1 करोगे तो बताओ आउटपुट क्या आएगा, -3। तो -4 के करस्पॉन्डिंग आप देख सकते हो आउटपुट क्या आ रहा है, -3। एक और सिनेरियो ले रखा है, मान लो अपना x 4 है, मान लो अपनी गाड़ी आगे बढ़कर यहाँ पहुंच गई, तो यहाँ पर x कितना है 4, तो 4 + 1 आउटपुट क्या आएगा हमारे पास 5 आएगा ना, 5। इस तरह से आप लेफ्ट से लेकर राइट तक हर जगह गाड़ी को लेके जाओ। जैसे यहाँ पर गाड़ी पहले -∞ थी, फिर आगे गए, तो आप देख सकते हो -∞ के करस्पॉन्डिंग एक ग्राफ नीचे तक जा रहा है ना, तो -∞ के करस्पॉन्डिंग भी तो आपको कोई ना कहीं तो स्ट्रेट लाइन दिखेगी। फिर आप यहाँ पहुंचे -4 पे, तो आप ना एक वर्टिकल लाइन लो, मेरी तरफ देखना, ऑन द स्क्रीन मेरे तरफ देखना, आप एक ऐसी वर्टिकल लाइन लो और वर्टिकल लाइन लेकर ऐसे स्कैन करो, या फिर एक गाड़ी चलाओ एक्स एक्सिस पे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक उस गाड़ी को लेके जाओ। आप कहीं पे भी जाओ, मान लो आप 8 पे पहुंच गए, 8 के करस्पॉन्डिंग भी तो आपको ग्राफ दिख ही रहा होगा ना। तो अगर आप लेफ्ट से राइट तक गाड़ी को स्कैन करके जाओ और आपको हर जहां जहां ग्राफ दिखे, दैट वुड बी द डोमेन। प्लीज लेट मी नो अगर आपको ये चीज समझ में आ गई। तो जरा मुझे सोच के बताओ, आप लेफ्ट से राइट इस गाड़ी को मूव कर रहे हो, पहले -∞ से शुरुआत की, फिर बीच में आए, फिर और आगे गए और फिर आगे तक गए, मैं आगे चले गया जाते ही अगले कर्व पे। मुझे सोच के बता सकते हो ये जो फंक्शन, इसका डोमेन क्या होगा? आप देख सकते हो, आई एम लेटिंग यू नो, इसमें आप पूरे एक्स एक्सिस को आपने स्कैन किया और एक्स एक्सिस होता है -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक। आप हर जगह गए, हर जगह आपकी गाड़ी गई, हर जगह गई, हर जगह आपको ग्राफ मिल रहा है, हर जगह आपको ग्राफ मिल रहा है, हर एक्स के करस्पॉन्डिंग आउटपुट आ रहा है। इसका मतलब इसका जो डोमेन होगा, वो होगा -∞ से इन्फिनिटी, या फिर हम कह सकते हैं x बिलोंग्स टू r। ये चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलो अब अपन देखते हैं अगला केस, जैसे में y = x²। ये भी तो अपना एक फंक्शन है। इनफैक्ट ये तो मैंने बहुत लिमिटेड सा यहाँ पर ग्राफ बनाया है, पर आपको मालूम है अगर मैं इसको फ्री हैंड से ड्रॉ करूँ तो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और y = x² का जो ग्राफ होगा वो अपसाइड ओपनिंग पैराबोला होगा। मैं थोड़ा फैला के बना दिया। अब आप गाड़ी को -∞ से लेकर +∞ तक स्कैन करो, -∞ से +∞ को। यहाँ पे भी देख सकते हो x की हर एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगी ही आएगी। तो यहाँ पे भी डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू r, है कि नहीं? क्लियर है बेटा ये चीज? क्लियर। चलो आगे चलते हैं। डोमेन हो गया हमारे पास, अगला आता है रेंज। यहाँ पे मैंने डोमेन लिखा हुआ है, अगला यहाँ पे लिख लेना रेंज। रेंज, तो जो रेंज है उसकी डेफिनेशन क्या है, लिख लीजिएगा। रेंज का मतलब क्या है, उल्टा। डोमेन में था वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच वाई इज डिफाइंड, तो रेंज में लिख लो वैल्यूज ऑफ वाई फॉर विच एक्स इज डिफाइंड। अब क्या करेंगे हम, वाई एक्सिस को स्कैन करेंगे, और तुम लोग सब समझदार हो, समझ चुके होगे, हम वाई एक्सिस को स्कैन करेंगे -∞ से इन्फिनिटी तक, और स्कैन करके पता लगाने की कोशिश करेंगे कि भाई कहाँ कहाँ हमारा कर्व है। जैसे कि आप नीचे से चालू किए, आपने -2 पे थे आपकी गाड़ी, -2 पे थी आपकी गाड़ी, -2 पे आपने देखा कि यार मुझे ग्राफ दिख रहा है। इसमें आप क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन लो, मेरी तरफ देखना, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लो और हॉरिजॉन्टल लाइन देकर नीचे से ऊपर तक स्कैन करो, है ना। या फिर गाड़ी को आप वाई एक्सिस में -∞ से लेकर +∞ तक स्कैन करो। तो जब आप x को क्या डालोगे, सपोज x, इसको आप इस तरह लिख सकते हो, इसको रीराइट कर सकते हो ना, यू कैन रीराइट दिस एक्सप्रेशन, क्योंकि अब आप y एक्सिस को स्कैन करो, यू कैन रीराइट दिस एज x = y-1। इससे फायदा क्या हुआ, पहले हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था x और डिपेंडेंट वेरिएबल था y। इस तरह रीराइट करने से क्या हुआ, अब हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया y और डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया x। अब क्या होगा, y की वैल्यू डालते जाओगे, करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू आती जाएगी। आप देख सकते हो y कुछ भी डालो x आएगा ही आएगा। जैसे यहाँ पर मैंने -2 डाला, -2 के करस्पॉन्डिंग x कितना आएगा, -3। थोड़ा गाड़ी को और आगे लेके गया, मैंने लिखा था x = y-1, मैंने y डाला 6, तो 6 - 1 5 आएगा। मतलब उस पोजीशन के करस्पॉन्डिंग x एक्सिस में मेरे पास करस्पॉन्डिंग आउटपुट आ रहा है 5, इनपुट आ रहा है 5, है ना। तो आप देखते हो अगर तुम -∞ से इन्फिनिटी तक स्कैन करोगे तो हर जगह आपकी गाड़ी को y एक्सिस में करस्पॉन्डिंग कर्व मिल रहा है। बताओ इसका रेंज क्या होगा, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में इसका रेंज क्या होगा। लेट मी नो इन द चैट सेक्शन व्हाट इज रेंज, ऑल रियल नंबर्स। वेरी गुड, इसका रेंज होगा y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स।
आगे बढ़ते हैं। अब ये आपके ऊपर है, फटाफट स्कैनिंग वाला पर्पस मैंने बता दिया, फटाफट चैट सेक्शन बताओ। ये हमारा बेसिक 4 फंक्शन है, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में इसका डोमेन क्या होगा और इसका रेंज क्या होगा। सभी लोग, जितने लोग देख रहे हैं, आराम से बताएं डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। बेटा ये वाला जो लेक्चर था वो मैंने जानबूझ के इसलिए पेन टैबलेट पे लिया, बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ बेसिक कर्व्स जिसके बारे में मुझे आपको बताना था। और नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड आई विल अगेन मूव बैक टू व्हाइट बोर्ड। जरा बीच सेशन में मुझे बताओ, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग? इज दिस अ गुड वे और अ बेटर वे और अ डिसेंट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग माई थॉट्स? चलो, परीक्षित ने बोला है कि सर, परीक्षित ने बहुत दिनों बाद जवाब दिया है। देखो, इसमें अगर आप एक्स एक्सिस को माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक स्कैन करोगे तो एक्स एक्सिस में हर जगह ग्राफ है, हर जगह आपको ग्राफ मिल रहा है। एक्स की हर एक वैल्यू की करस्पॉन्डिंग आपको ऊपर देखने पे या नीचे देखने पे ग्राफ मिल रहा है। तो उसका जो डोमेन होगा दैट वुड बी एक्स बिलोंग्स टू आर। इस तरह अगर वाई एक्सिस को भी आप स्कैन करते हो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, है कि नहीं? अगर आप वाई एक्सिस को भी स्कैन करते हो प्लस इन्फिनिटी से लेकर, सॉरी, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, ये माइनस इन्फिनिटी यहाँ पर और ये प्लस इन्फिनिटी यहाँ पर, तो आप ऐसे स्कैन करते हो तो आपको हर जगह ग्राफ मिल रहा है। मतलब इसका जो रेंज है वो भी है एक्स बिलोंग्स टू आर। याद रखना, आर की जगह आप क्या लिख सकते हो, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट्स। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसका बताओ जल्दी फटाफट चैट सेक्शन में, व्हाट इज इट्स डोमेन एंड व्हाट इज इट्स रेंज। इसका डोमेन बताओ, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, डोमेन और रेंज इस फंक्शन का। व्हाट इज द डोमेन एंड व्हाट इज द रेंज? ईसा बोलता है डोमेन तो सर रियल नंबर्स है। हाँ, एक्स एक्सिस में आप देख सकते हो ये हर जगह फैला हुआ है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। एक्स की कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो आप, तो उसका डोमेन जो है दैट इज एक्स बिलोंग्स टू आर। पर अगर आप वाई एक्सिस में स्कैन करो, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक स्कैन करो, तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर अगर आपकी गाड़ी होगी, सपोज दिस इज वेयर योर कार इज, कार बनाने की कोशिश की, यहाँ पे कर्व ही नहीं है, यहाँ पे कर्व ही नहीं है, यहाँ पे कर्व ही नहीं है, यहाँ पे ग्राफ ही नहीं है, यहाँ पे ग्राफ नहीं। ग्राफ के पहले दर्शन वाई एक्सिस पे कब होते हैं? जीरो से। तो रेंज जो होगा दैट वुड बी वाई बिलोंग्स फ्रॉम जीरो से लेकर इन्फिनिटी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? किसी का माइक ऑन है, प्लीज को म्यूट कर लीजिए। चिता किसका ऑन है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। इज दैट क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। तो उसका रेंज हो गया जीरो से लेकर इन्फिनिटी। ध्यान देने वाली बात क्या है, जीरो पे क्लोज ब्रैकेट है बेटा, क्योंकि जीरो तो हो सकता है ना, जीरो पे तो वाई एक्सिस को ग्राफ के दर्शन हो गए, उसके बाद फिर हर जगह दर्शन है, दोनों तरफ है इनफैक्ट। तो जिसका डोमेन है दैट इज एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, रेंज जो है दैट इज वाई बिलोंग्स टू फ्रॉम जीरो से लेकर इन्फिनिटी। बताओ इसका क्या होगा, इसका डोमेन और रेंज। तुम में से कई लोगों ने इनफैक्ट जो प्लेलिस्ट मैंने फॉरवर्ड की थी वो पूरी देखी है, एंड दैट्स वेरी नाइस। इनफैक्ट आज मैं वापस से इस चीज़ को एम्फसाइज करूंगा कि आप कहाँ कहाँ से रिसोर्सेज यूटिलाइज कर सकते हो। दिस इज योर बेसिक क्यूबिक फंक्शन। इसका डोमेन क्या है? अब देखते हो, एक्स की कोई भी वैल्यू डालो। पॉलिनोमियल फंक्शंस के बारे में आप लिख सकते हो, पॉलिनोमियल फंक्शन, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं, उनका जो डोमेन होता है ना, वो तो ऑल रियल नंबर होता है। वेरी गुड, डोमेन, डोमेन माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक आपने स्कैन किया एक्स एक्स को, हर जगह ग्राफ मौजूद है, उसका जो डोमेन होगा एक्स बिलोंग्स टू आर। जबकि अगर आप इसकी रेंज की बात करो, रेंज की, तो आप देखते हो उसका जो रेंज है दैट विल बी वाई बिलोंग्स टू आर, क्योंकि वाई एक्सिस को भी आप माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक स्कैन करोगे, हर जगह ग्राफ मौजूद है, हर जगह ग्राफ मौजूद है। चलो अगले बढ़ते हैं। ये रेसिप्रोकल फंक्शन है, जल्दी बताओ उसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, गलती नहीं होनी चाहिए। डोमेन बताओ क्या होगी, पहले डोमेन बताओ क्या होगी, जल्दी बताओ डोमेन क्या होगी। डोमेन इज आर, गलत है, डोमेन आर नहीं है बेटा, यही तो समझना है। डोमेन क्या होता है? वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच वाई इज डिफाइंड। याद है ना, डोमेन का मतलब वैल्यूज ऑफ एक्स व्हेन वाई इज डिफाइंड। तो एक्स एक्सिस में आप गए अपनी गाड़ी लेकर, आप एक्स एक्सिस में बढ़ रहे हो आगे, थोड़ी अजीबो गरीब गाड़ी हो गई, अब आगे जा रहे हो। पर जैसे आप जीरो पे पहुंचे, यहाँ पे आपको गाड़ी को दिख रहा है कर्व, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, पर जैसे आप जीरो पे पहुंचे, जीरो पे आप देख सकते हो वाई की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी है, या नीचे देखोगे तो माइनस इन्फिनिटी। तो अगर आपने इनपुट इनपुट जीरो डाला, आप देख सकते हो ना, इनपुट अगर आप जीरो डालोगे तो ये इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी का मतलब होता है नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी का मतलब ही होता है नॉट डिफाइंड। तो उसका जो डोमेन होगा वो होगा एक्स बिलोंग्स टू ऑल ये नंबर। एक्स कुछ भी हो सकता है, बस क्या नहीं हो सकता, जीरो।
इसको एक और तरीके से लिख सकते थे, x बिलोंग्स फ्रॉम, रियल नंबर की शुरुआत होती है माइनस इन्फिनिटी से जीरो, जीरो को इंक्लूड नहीं करना इसलिए ओपन ब्रैकेट जीरो से लेकर इन्फिनिटी. But this is just a revision of what we have already studied in class 11th, but it was very very necessary because you know this. In fact, इसके अगले लेक्चर में हम लोग डोमेन और रेंज निकालना सीखेंगे एल्जेब्रिकली, विच इज अगेन अ टॉपिक दैट इज देयर इन योर क्लास 11th, पर लेकिन हमें उस पर एक्सपर्टीज होनी चाहिए. रेंज की बात करते हैं. रेंज की बात करते हैं. अगर मैं वाई एक्सिस को स्कैन करूँ माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, तो नीचे से गाड़ी लेके ऊपर जाऊंगा तो आप देखते हो जैसे ही मैं यहाँ जीरो पहुंचूंगा तो मैं लेफ्ट और राइट में देखूंगा तो मेरी जो एक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, इन्फिनिटी. तो इसका जो रेंज होगा दैट वुड ऑल्सो बी वाई बिलोंग्स टू ऑल ये नंबर्स एक्सेप्ट जीरो, या वाई बिलोंग्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से लेकर जीरो यूनियन जीरो से लेकर इन्फिनिटी. रेंज भी सेम होगा. चलो आगे बढ़ते हैं. चलो अब फटाफट फटाफट अपन काम करते हैं. कुछ अदर बेसिक कर्व्स के बारे में बात करते हैं. तो सबसे पहले लिखें पॉलिनोमियल फंक्शंस या मोनोमियल फंक्शंस भी लिख सकते हो, मोनोमियल फंक्शंस. जैसे कौन कौन से होंगे इसके एग्जांपल्स. सपोज यू हैव एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ग्राफ आपको मालूम है क्या होगा, स्ट्रेट लाइन. एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, पढ़ चुके अपन इनको. एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4, ये सब के सब क्या है, दे आर ऑफ द फॉर्म एक्स की पावर एन, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. ये सब मोनोमियल फंक्शंस हैं. तो आपको मालूम है वाई इज इक्वल टू, जैसे ये है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, रेड से बना रहा हूँ. एफ एक्स इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ होता है दैट्स अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0,0. दिस इज द कर्व ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स. डोमेन रेंज आपको पता ही है, ज़्यादा इसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं. फिर लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर एंड लेट मी डिनोट द नेक्स्ट कर्व एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर. एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो कर्व होता है दैट्स अ अपसाइड ओपनिंग पैराबोला लाइक दिस. एक मिनट. एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो कर्व होता है दैट्स अ अपसाइड ओपनिंग पैराबोला लाइक दिस, है कि नहीं. तो इसका मतलब अच्छा एक्स क्यूब का कर्व भी आपको मालूम है. तो इनफैक्ट ये जो मोनोमियल फंक्शंस है ना, इनके कर्व को याद करने के दो तरीके हैं. अगर मेरा एन इवन है, एन अगर इवन है, जैसे कि एन टू है, तो एक्स स्क्वायर का कर्व, एक्स की पावर 4 का कर्व, एक्स की पावर 6 का कर्व. अब सबका तो बना नहीं सकते ना, तो अब बना लो. एक्स स्क्वायर हो, एक्स की पावर 4 हो, एक्स की पावर 6 हो, इन सबका कर्व जो है वो पैराबोलिक टाइप का ही होता है. वैसे पैराबोलिक टाइप बोल रहा हूँ क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कर्व तो पैराबोलिक होता है. एक्स स्क्वायर का कर्व तो पैराबोलिक होता है. मान लो दिस इज द कर्व ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कर्व तो पैराबोलिक ही होगा. पर सपोज मुझे एक्स की पावर 4 का कर्व बनाना है. एक्स की पावर 4 का कर्व पैराबोलिक जैसा होगा, और कैसा होगा ध्यान देखना, मैं बना रहा हूँ उसको येलो से. इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, यूं फिर नीचे आएगा और फिर ऊपर जाएगा. बना लीजिए. और ये कट करेंगे एक दूसरे को. ये है -1,1 और ये पॉइंट होगा 1,1. थोड़ा सा कर्व अच्छा बना नहीं, पर ऐसा ही होगा. दे विल बी ऑल ऑफ द पैराबोलिक शेप. एक्स की पावर 6, ये थोड़ा और ऊपर से आएगा, यहाँ और नीचे जाएगा, यहाँ से कट करते हुए फिर ऊपर चला जाएगा. यू दे ऑल बी ऑफ अ पैराबोलिक शेप. जबकि अगर मान लो मेरा एन ऑड है, एन ऑड है, जैसे कि वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब हो, वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 हो, वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 7 हो, तो आप लोग लिख लीजिए इन सबके जो शेप्स हैं वो जैसे एक्स क्यूब का कर्व होता है ना वैसे ही है. जैसे ये रहा एक्स क्यूब का कर्व ऐसा होता है ना, रटा होना चाहिए. ये एक्स क्यूब का कर्व है, ये वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब का कर्व है. अब जैसा शेप इसका है ना एक्स क्यूब का, एक्स की पावर 5 का भी शेप ऐसा ही होगा. जैसे मैं एक्स की पावर 5 का शेप बना रहा हूँ, इट वुड बी लाइक दिस ओनली. इट वुड कट हियर, गो डाउन एंड फिर नीचे आएगा. ये जो पॉइंट है जहाँ पे कट करेगा वो होगा 1,1. ये ओरिजिन से दोनों सब पास करेंगे ओरिजिन से, और ये पॉइंट जो होगा दैट वुड बी -1,-1. अब तुम लोग बोले एक्स की पावर 7 का कर्व बनाओ. ये मैंने वाइट में किसका बनाया, एक्स की पावर 5 का कर्व बनाया. अब मुझे कोई कहे कि नहीं 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 आप तो एक्स की पावर 7 का कर्व भी बनाओ, तो एक्स की पावर 7 का येलो से बना रहा हूँ, एक्स की पावर 7 का येलो से बना रहा हूँ, तो इट वुड कम. और शेप वही होगा, शेप वही होगा, जैसे बोलो ना शेप वही होगा. यहाँ जाएगा, यूँ जाएगा और फिर यूँ चलेगा. देयर विल बी 3 पॉइंट्स विच आर कॉमन टू दीज ऑड पावर्स वाले मोनोनोमियल. 1,1, 0,0, -1,1, तीनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं. अब एक्स की पावर 7 के बाद एक्स की पावर 9 होता तो यहाँ से और ऊपर होता. प्लीज गिव मी अ थम्स अप अगर आपको ये चीज समझ में आ गई. प्लीज ड्रॉ इट. अभी फॉर द टाइम भी यू शुड नो क्या, यू शुड नो दैट अगर मेरे पास एक्स की पावर n का कर्व बनाना है तो बेसिकली दो मोटे मोटे शेप्स हैं. अगर एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 6 है, पावर इवन है, तो पैराबोलिक शेप जैसे होंगे. और अगर क्यूबिक है, एक्स की पावर 5 है, ऑड है पावर्स, तो दे विल बी ऑफ द सेकंड शेप. चलिए आगे बढ़ते हैं. दैट्स वेरी नाइस. चलो आगे बढ़ते हैं. एक्सपोनेंशियल. एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन सा होता है, फटाफट क्विकली कंप्लीट करते हैं. एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स का, है ना, ए की पावर एक्स का. यहाँ पे ए इज अ कांस्टेंट, ए इज सम कांस्टेंट.
तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसमें जो इनपुट होता है ना, इसको कह सकते हैं y इज इक्वल टू ए की पावर x। जो इनपुट होता है x वो पावर में होता है। अब इसके भी दो कर्व्स होते हैं, इसके भी दो कर्व्स पॉसिबल है। कैसा? एक तो वो जो आपको पता है, ये दुनिया जानती है, यू ऑल नो अबाउट दिस इज द कर्व ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। रटा होना चाहिए सब। बताओ ये कौन सा पॉइंट है जहाँ पर ये y एक्सिस को कट कर रहा है? बताइए कौन सा पॉइंट है जहाँ पे y एक्सिस को कट कर रहा है? टेल मी व्हाट इज दिस पॉइंट वेयर इट्स 0,1। वेरी गुड, दिस इज 0,1। बेटा एक छोटी चीज़ जो मैं मिस कर गया पिछली बार, ये जो अपन ने पिछली बार लिया था ना, इसमें आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। जब भी पावर इवन होती है तो डोमेन क्या है इसका? डोमेन है x बिलोंग्स टू r। और इसका रेंज क्या होगा? रेंज होगा y बिलोंग्स टू 0 से लेकर इन्फिनिटी। मेरे को समझाने की जरूरत नहीं क्यों। जबकि अगर पावर इसकी ऑड होगी तो उसका डोमेन तो ऑल ए नंबर होगा, क्योंकि पॉलिनॉमियल का डोमेन होता है ऑल ए नंबर्स। जबकि इसकी रेंज जो होगी, रेंज दैट वुड बी y बिलोंग्स टू r, है ना? इसी याद रखिएगा। अच्छा वापस आते हैं, तो जैसे 0,1। वेरी गुड बेटा। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, पर ये जो ग्राफ है वो तब बनता है जब बेस है, बेस में जो कांस्टेंट a है ना वो 1 से बड़ा हो, 1 से बड़ा हो। बेटा 1 तो होगा ही नहीं, 1 हो गया तब तो 1 की पावर कुछ भी 1 ही होगा। तो अगर 1 से बड़ा बड़ा होगा बेस, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि y इज इक्वल टू 2 की पावर x हो, y इज इक्वल टू 3 की पावर x हो, y इज इक्वल टू 4 की पावर x हो, सबका शेप ऐसे ही होगा, थोड़ा ऊपर नीचे होगा, वो बता दूंगा कैसा होगा। पर लेकिन उन सबके बीच में ये पॉइंट जरा कॉमन होगा, 0,1। बताओ इसका डोमेन क्या है? अब मैं तेजी से लिख रहा हूँ, इसका डोमेन है x बिलोंग्स टू r, हर जगह मौजूद है x एक्सिस पे। और इसका रेंज क्या है? चलो रेंज बता दो आप लोग चैट सेक्शन में, रेंज बता दो चैट सेक्शन में। तब तक मैं 2 की पावर x, 3 की पावर x, 4 की पावर x का शेप तो एक जैसा होगा, पर उनमें माइन्यूट क्या डिफरेंस होगा वो तब तक मैं बता देता हूँ आपको चैट से, तब तक मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो सपोज अपने पास ये है y इज इक्वल टू 2 की पावर x। नहीं बेटा, हाँ हाँ आर प्लस, वेरी वेरी गौरवेंद्र एकदम परफेक्ट बोला है। जीरो भी नहीं होगा, वेरी गुड बेटा, जीरो भी नहीं होगा। 0 टू इन्फिनिटी में ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट बताना जरूरी थी ना। y इज एन एलिमेंट ऑफ 0 से लेकर इन्फिनिटी, 0 नॉट इंक्लूडेड, इनफैक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स होगा। अब मान लो ये 2 की पावर x का ग्राफ है, एक बार सब लोग स्क्रीन पे देखना, ये 2 की पावर x का ग्राफ है। 3 की पावर x का ग्राफ भी ऐसे ही होगा, बस ये यहाँ पर ऊपर से आएगा, शेप तो वही रहेगा, और यहाँ नीचे चलेगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 3 की पावर x, शेप वही होगा। अब मान लो तुमसे कोई बोले नहीं सर 4 की पावर x का ही बनाओ, तो 4 की पावर x को रेड से बना देता हूँ। 4 की पावर x का ग्राफ ऊपर से आएगा, कट तो इसी फॉर्म पर करेगा, और यहाँ नीचे चलेगा थोड़ा सा, तो ये y इज इक्वल टू 4 की पावर x का कर्व होगा, एंड दिस इज हाउ इट वुड गो अहेड। इज दैट क्लियर? अब सर बात हुई दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है? दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, ध्यान देखिए, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जो मेरा बेस है a, मेरा जो बेस है, लेट मी चेंज द, जो मेरा बेस है a वो 1 से छोटा हो पॉजिटिव है, 0 से 1 के बीच में हो बेस। जैसे फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 0.5 की पावर x, या फिर y इज इक्वल टू 0.7 की पावर x। ये जो बेस है, जो कांस्टेंट है, वो 0 और 1 के बीच में होगा, तो इसका ग्राफ होगा इस शेप का। दोनों का शेप तो सेम है, बस आपको दिख रहा होगा। इसको हम इंक्रीजिंग ग्राफ कहते हैं। क्यों कहते हैं इंक्रीजिंग ग्राफ? क्योंकि जैसे आप लेफ्ट से राइट जाते हो ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ता है, जबकि इसे हम कहते हैं डिक्रीजिंग ग्राफ, क्योंकि जैसे आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। इज दैट क्लियर? पर इसमें भी आप देखोगे तो डोमेन वही होगा, डोमेन इसका क्या होगा? x बिलोंग्स टू r, और इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा? y बिलोंग्स फ्रॉम 0 से लेकर इन्फिनिटी, पॉजिटिव रियल नंबर्स। गिव मी अ थम्स अप अगर ये चीज समझ में आ गई। बेटा सब लोग गिव मी अ थम्स अप अगर ये चीज समझ में आ गई। 0,1 क्यों होगा रोनित? देखो ना ध्यान से, देखो बेटा 0,1 तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस है। मान लो अपने पास है 0.5 की पावर x, तुम x को जरा 0 डालो, जैसे x को डालोगे तो क्या बन जाएगा? y इज इक्वल टू 0.5 की पावर 0। एनीथिंग की पावर 0 1 ही होता है ना, तो 0,1 तो सभी कर्व्स में होगा, कोई सा ही बेस हो, किसी भी बेस की पावर 0 चढ़ाओ, वो तो 1 ही होगी। पर याद रखना एक्सपोनेंशियल फंक्शन दो प्रकार के होते हैं। एक्सपोनेंशियल का इन्वर्स होता है लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में कहाँ से क्या लेक्चर्स देखने मैं बताऊंगा आपको, लिख लो अभी फॉर द टाइमिंग। y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस a। यहाँ पे जो बेस है वो कांस्टेंट है, इसके भी दो कर्व्स होते हैं। अगर बेस 1 से बड़ा होता है तो इसका कर्व होता है ऐसा। इसके बारे में और डिस्कस करेंगे हम बाद में, और अभी बना लो। ये है ln log x का ग्राफ। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास हो y इज इक्वल टू log x और बेस मान लो 2 है, या फिर y इज इक्वल टू log x, इसका बेस 3, और आपको पता होना चाहिए log ऑफ 1 0 होता है, तो ये 1,0 पॉइंट होता है। जल्दी बताओ चैट सेक्शन में इसका डोमेन क्या होगा? देखते हैं डोमेन क्या होगा।
और रेंज भी फाइनली बताइए। डोमेन और रेंज बताएं चैट सेक्शन में। डोमेन है 0 से इन्फिनिटी। वेरी गुड रोहन। देखो एक्स एक्सेस में हमने स्कैन किया, यहाँ तो कर्व ही नहीं है, कर्व की शुरुआत 0 से हो रही है, 0 पे भी इन्फिनिटी, तो एक्स बिलोंग्स फ्रॉम, एक्स जो है दैट इज फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट, जबकि वाई क्या है, वाई एक्सिस में हर जगह फैला हुआ है, ऑल ए नंबर्स। इज दैट क्लियर? याद रखना, जो हम एल एन एक्स लिखते हैं, एल एन एक्स लिखते हैं ना नेचुरल लॉग, उसका जो बेस होता है, उसका जो बेस होता है वो ई होता है। ई की वैल्यू जो होती है वो 2.7 के आसपास होती है, तो वो इसी कैटेगरी में फॉल करता है, वो इसी कैटेगरी में फॉल करता है। चलो अगला देखते हैं। अगला है वाई, वाई इज इक्वल टू, सॉरी, जब बेस जो वो 0 से 1 के बीच में हो, जब बेस 0 से 1 के बीच में होता है। लेट मी जस्ट ड्रॉ, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने गलत हो, जस्ट होल्ड ऑन इट। जब बेस 0 और 1 के बीच में होता है तो लिख लेना व्हेन बेस इज बिटवीन 0 एंड 1, जैसे कि y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस 0.5 या 0.3, तो इसका कर्व ऐसा होता है, डिक्रीजिंग टाइप होता है। ये पॉइंट भी 1,0 ही होता है, 1,0। याद रखना इसका डोमेन एंड रेंज वुड रिमेन द सेम, डोमेन भी सेम होगा, वही x बिलोंग्स टू 0 से लेकर इन्फिनिटी, उसका रेंज भी वही होगा, y बिलोंग्स टू r। इज दैट क्लियर? बना लिया आप लोगों ने? आगे बढ़ते हैं, तेज़ी से करते हैं। अब कुछ बेसिक फंक्शन जिनको मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तेज़ी से डिस्कस करते हैं, सो दैट आई कैन जस्ट फिनिश इट ऑफ एंड फिर आप को मैं मटेरियल भी फॉरवर्ड कर दूंगा जहाँ से आप इसको पढ़ना शुरू कर सकते हो। सपोज यू हैव y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो आपको मालूम है साइन एक्स का कर्व आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा है। इसका जो कर्व है पूरे एक्स एक्सिस में फैला होता है, इनफैक्ट यहाँ पे तो मैंने लिमिटेड बना रखा है, पर आपको मालूम है इसका कर्व पूरे एक्स एक्सिस में फैला होता है। इस कारण से इसका जो डोमेन होता है वो क्या होता है, ऑल ए नंबर्स, और इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, रेंज क्या होगा? y बिलोंग्स फ्रॉम वेयर टू वेयर। साइन एक्स की वैल्यू जो है मिनिमम कितनी होती है, -1, तो इसका मिनिमम -1 पे होता है साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू y एक्सिस पे। y एक्सिस में अगर आप इसको स्कैन करोगे, y एक्सिस में स्कैन करोगे तो ये कहाँ से कहाँ तक है, -1 के लेवल से लेकर +1 के लेवल पे होता है, तो इसका जो रेंज होता है वो होता है फ्रॉम -1 से 1। वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। कॉस एक्स का भी यही है, कॉस एक्स का भी यही है, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। कॉस एक्स का कर्व भी आपको साफ साफ दिख रहा है, इसका जो डोमेन है पूरे एक्स एक्स में फैला होता है, तो इसका डोमेन है एक्स बिलोंग्स टू आर। ये जितने भी बेसिक कर्व्स मैं आपको बता रहा हूँ सारे रटे होने चाहिए बेटा। रेंज जो होता है वो होता है वाई बिलोंग्स फ्रॉम -1 से 1। मैं आपको इनफैक्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर आई विल टेल यू व्हाट आर द रिसोर्सेज जहाँ पे आप इसको और डिटेल में पढ़ सकते हो, और वो आपको होमवर्क होगा नेक्स्ट क्लास से पहले। फिर आता है tan x का कर्व, दिस इज द ग्राफ ऑफ tan x, है ना। इसमें जो कर्व है वो कौन सा पोर्शन बताता हूँ, यहाँ पर इनफैक्ट सब कुछ उन्होंने ब्लैक से बना रखा है। तो y जो tan x का जो ग्राफ होता है, ये y एक्सिस है, इसका जो कर्व होता है वो कुछ इस तरह से, ये -π/2 से लेकर π/2 के बीच में इसका जो कर्व होता है वो ऐसा होता है, ये ऊपर चला जाता है, फिर π/2 के बाद फिर नीचे चला जाता है। ये डॉटेड लाइन होनी चाहिए थी, इनफैक्ट ये जो वर्टिकल लाइन थी वो डॉटेड होनी चाहिए। कैन यू टेल मी व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज डोमेन, कैन यू टेल मी इन द चैट सेक्शन व्हाट इज डोमेन? इसका जो डोमेन है दैट इज, ध्यान देखिएगा, x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट, अब देखो π/2 पे ध्यान देखो, π/2 पे वैल्यू इन्फिनिटी हो रही है एक्सेप्ट π/2, फिर 3π/2 पे भी वैल्यू इन्फिनिटी हो रही है 3π/2, 5π/2, नहीं बेटा रोहन गलत है थोड़ा सा, है ना। इनफैक्ट इट इज x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 को हम 2n+1 इंटू π/2 लिखते हैं, क्लियर है। और इसका जो रेंज है y एक्सिस में पूरी तरह फैला हुआ है, रेंज जो है वो y एक्सिस में पूरा फैला हुआ है, y बिलोंग्स टू r। इज इट क्लियर? सो बताएं ऑन अ स्केल ऑफ 100 अभी तक कितना समझ में आया ना। व्हाट आई विल टेल यू, आई जस्ट गिव यू अ क्विक रिकैप, सॉरी, of what we are about to do in the next lecture। इसके बाद cosec x का ग्राफ था, sec x का ग्राफ था, cot x का ग्राफ था, which I wanted to discuss। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन जो कि mod x है इसको डिस्कस करेंगे हम लोग, सिग्नम फंक्शन है इसको डिस्कस करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसको हमें डिस्कस करना था, फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ था जिसको हमें डिस्कस करना था, एंड देन वी हैड टू मूव टू द डिफरेंट पोर्शन। नाउ जैसे मैंने कहा, यू शुड ऑल बी अवेयर ऑफ द रिसोर्सेज दैट यू हैव। तो जो पूरी प्लेलिस्ट है, जस्ट होल्ड ऑन अ मिनट, मैं आपको इनफैक्ट I'll just let you know, just hold on।
हम्म, ठीक है। सो आई जस्ट बिफोर आई मूव एंड एंड द लेक्चर, मैं आपके साथ एक बार शेयर करना चाहूँगा वो चीज़ें जो आपको कवर अप करनी है। जस्ट होल्ड ऑन अ मिनट, लेट मी जस्ट शेयर। कौन कौन से लेक्चर आपको ख़त्म करने हैं वो आपको बता देता हूँ। एक मिनट। तो गूगल पे जाके ग्रेसेल डाल देना। जो ग्रेसेल का ये वाला है ना, ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल क्लास 10th टू 12th, इस पर आप चले जाएगा। वैसे मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, बट आई वांटेड एवरीबॉडी टू नो अगेन। इस पे जो लेफ्ट साइड वाला होम, नहीं राइट साइड वाला जो होम है, उस पर क्लिक कीजिएगा राइट साइड वाले होम पे। इट वुड रिजल्ट इन टू दिस पेज। इस पेज का लिंक मैंने आप लोगों को भेज रखा है। इसमें आप नीचे आकर लेक्चर्स फॉर क्लास 12th में जाना। तो ये वाला पेज मैंने ग्रुप पे भी फॉरवर्ड कर दूंगा, तो ऑल रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैव दिस। इसमें मैंने टॉपिक वाइज सारे लेक्चर्स फॉर क्लास 12th चैप्टर्स को अरेंज कर रखा है। इसमें चैप्टर 1 में जाना, रिलेशन एंड फंक्शन में। नाउ व्हाट इज योर होमवर्क, प्लीज राइट इट डाउन। सेम टू सेम प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, पर लेकिन वही है, वहाँ पर आपको कौन सा लेक्चर देखना है, किस ऑर्डर में देखना है, इट माइट बी अ बिट कंफ्यूजिंग इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द चैनल। सो आप देखो, रिलेशन फंक्शन के जो टॉपिक्स हैं उनको मैं ऑलमोस्ट इसी ऑर्डर में कवर कर रहा हूँ। तो पहला लेक्चर तो आपको देखना ही था। लेक्चर 2 आप चाहो तो देख लेना, पर लेकिन इसमें आप नीचे स्क्रॉल करके जाओगे तो आपका सपोर्टिंग लेक्चर्स होंगे। सपोर्टिंग लेक्चर्स, इन सपोर्टिंग लेक्चर्स में ग्राफ के ऊपर 3 हैं, दिख रहे हैं ना आप लोगों को। सपोर्टिंग लेक्चर्स में ग्राफ के ऊपर 3 लेक्चर्स हैं। ग्राफ ऑफ फंक्शन, शायद ये थोड़ा और बड़ा कर दूंगा तो शायद को दिखेगा। ग्राफ ऑफ फंक्शन लेक्चर 1, इंट्रोडक्शन टू बेसिक फंक्शन, आज इसे करना है। एंड ग्राफ ऑफ फंक्शन लेक्चर नंबर 2, रेसिप्रोकल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, इसे करना है। इन दोनों को कंप्लीट करना है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया कहाँ से? कोई डाउट तो पूछ लो। ये दोनों आपके होमवर्क हैं। इन दो सपोर्टिंग लेक्चर्स को आपको अगले लेक्चर से पहले कवर अप करना है। अगले लेक्चर में मैं इसमें से बहुत ही तेजी से चीज़ों को कवर अप करूंगा। ऑलमोस्ट इन पे आप क्लिक कर सकते हो। इन पे क्लिक करने के बजाय आप इस पे जाकर ओपन इन यूट्यूब कर लेना, तो वो भी बेटर होगा। पर दैट इज वेयर यू हैव टू सी द स्टफ फ्रॉम। सो बिफोर आई एंड द सेशन, प्लीज लेट मी नो ऑन अ स्केल ऑफ 100 कितना परसेंट समझ में आया आपको। चीज़ें समझ में आ गई कहाँ पर हैं? प्लीज लेट मी नो ऑन अ स्केल ऑफ 100 कितना परसेंट समझ में आया आपको। आई विल बी एंडिंग द सेशन आउट हियर। कितना परसेंट समझ में आया आपको? रजत बोलता पाए, पाए तो बहुत ही कम होता है। देखो देखो, आई बीन टेलिंग यू एवरीबडी एंड आई बीन टेलिंग दिस अगेन एंड अगेन, क्लासेस ऑनलाइन है तो अपन ये सोचें कि अपन ऑफलाइन की तरह पढ़ेंगे। अच्छा, रजत बोलता पाए बोला था 180 डिग्री वाला, क्या बात है। तो देखो, अगर हम ये क्लासेस जो हैं अपनी ऑनलाइन चल रही हैं, दीज आर नॉट ऑफलाइन क्लासेस। ऑफलाइन और ऑनलाइन को चाहे कंटेंट सेम हो, पर पढ़ने का तरीका अलग है। रिसोर्सेज अपने पास ज़्यादा हैं, वी हैव मोर रिसोर्सेज, है ना। और वो रिसोर्सेज क्या है कि जो मैं आपके लाइव लेक्चर्स ले रहा हूँ उसके साथ साथ आपको सपोर्टिंग लेक्चर्स भी देखने हैं। वो कोई आपके पास ऑप्शन नहीं, उन्हें देखना ही देखना है। इज दैट क्लियर? आराम से बैठ के उन लेक्चर को कंप्लीट करना। इनफैक्ट उनमें अगर कोई चीज़ मिसिंग होगी तो मैं इस साल और उनको ऐड करते जाऊँगा। आई विल बी इंप्रूविंग ऑन दैट प्लेलिस्ट। पर आपको वो लेक्चर्स देखने ही देखने हैं। तो तुम में से जितने भी लोगों को उन रिसोर्सेज को ढूंढने में परेशानी हो, मुझे बता दीजिएगा। नहीं तो जितने भी मैं आपको रिसोर्सेज बता रहा हूँ वो सब आपको देखने ही देखने। दैट्स अ मस्ट टू यू, है ना। जैसे अपनी क्लासेस मान लो हफ्ते में 2 दिन हो रही है, लाइव लेक्चर दोनों जूम पे अपने, उसके साथ साथ मैं आपको डाउट लेक्चर्स लेना चालू करूँगा, टेस्ट लेना चालू करूँगा। कुछ टेस्ट मैं आपको फॉरवर्ड करूँगा, आप उनका रिस्पॉन्ड करोगे गिवन टाइम में। कुछ टेस्ट मैं ऑनलाइन ही लूँगा, आपके सामने सबके सामने इस तरह क्वेश्चन डिस्प्ले करूँगा और आपको वहीं बैठ कर क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। वो करेंगे अपन। क्विज खेलता हूँ, जो लोग पिछले साल से मुझे फॉलो कर रहे हैं उन्हें मालूम है अपन क्विज खेलते हैं। आप लोगों के बैच के साथ हमने थोड़ा कम किया है, बट लेकिन आई वॉन्ट एवरीबडी टू बी वेरी वेरी विजिलेंट कि आपको क्या क्या कहाँ से पढ़ना है, वो चीज़ करनी करनी है। तो आपका होमवर्क आप लिख लो। आज के लेक्चर के बाद यू वुड नॉट फाइंड दिस कंटेंट इन योर रेगुलर बुक्स। आज के लेक्चर के बाद आपको जो 2 ग्राफ्स के लेक्चर्स मैंने बताए हैं वो होमवर्क आपको कंप्लीट करना है। गिव मी अ थम्स अप अगर आप सबको ये चीज़ समझ में आ गई। गिव मी अ थम्स अप अगर आपको ये चीज़ सारी चीज़ें समझ में आ गई। इज दैट क्लियर?